नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चैप्टर 11 to 20। इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए गैरी आर, डीनेल और हिरमपिटी को विशेष धन्यवाद। वापसी के 3 दिन बाद लिनफेंग अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे। उन्हें आकाश और पृथ्वी की प्राण शक्ति का पहले से कहीं अधिक स्पष्ट अनुभव हो रहा था। उनके कमरे में एक हल्की धुंध छाई हुई थी जिससे एक मंद बहुरंगी चमक निकल रही थी। लिनफेंग के शरीर के पास एक मायावी काली आत्मा मंडरा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह ब्रह्मांड के सार को सोख रही हो और स्वयं को ब्रह्मांड की शक्ति में समाहित कर रही हो। यदि लिनफेंग अपनी आत्मा को देख पाता तो उसे पता चलता कि उसकी काली आत्मा अधिक स्पष्ट हो गई थी और मानव आकृति का रूप धारण कर रही थी। उसी क्षण लिनफेंग के चारों ओर फैली आकाश और पृथ्वी की प्राणिक ऊर्जा अचानक उसके पूरे शरीर में समा गई और उसके दांतियान की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जो कुछ हुआ था उसे देखकर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं, क्योंकि एक असामान्य शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई थी और उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली प्राणिक ऊर्जा ने उसे 8वें ऊर्जा स्तर तक पहुंचा दिया। मैंने 3 गहन गोलियां खा लीं और आखिरकार 8वें ची स्तर तक पहुंच गया। लिनफेंग मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगा। वह पहले 7वें ची स्तर पर था, लेकिन निकट भविष्य में उन्नति की कोई उम्मीद नहीं थी। 8वें ची स्तर तक पहुंचने के लिए साधना के मार्ग में अभी लंबा सफर तय करना था। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए 3 गहन गोलियां खानी पड़ी, लेकिन ये कीमत चुकाना उचित था। अब अगर मेरा सामना 9वें ची स्तर के किसी साधक से हो तो मुझे उन्हें हराने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। जब वह 7वें ची स्तर पर थे तब उनकी 9 भारी तरंगों की ऊर्जा 8500 जिन थी और गर्जनापूर्ण वज्र की विनाशकारी ऊर्जा 9000 जिन तक पहुंच सकती थी। लेकिन 9वें ची स्तर तक पहुंच चुके साधकों के सामने उनका कोई चांस नहीं था और वे ज्यादा से ज्यादा अपनी मृत्यु को कुछ देर के लिए टाल सकते थे। अब वे आत्मविश्वास से उनसे युद्ध कर सकते थे, ये जानते हुए कि अगर वे जीत नहीं पाए तो कम से कम बचकर किसी और दिन फिर से लड़ने का मौका तो जरूर मिलेगा। एक गहरी सांस लेकर और अपने वस्त्र को झाड़कर लिनफेंग अपने कमरे से बाहर निकला। वह शरद ऋतु का एक खूबसूरत दिन था और सूरज उसके ऊपर चमक रहा था। उसे चारों ओर एक सुखद गर्माहट का एहसास हो रहा था। नीच कचरे, आखिरकार तुमने मरने का फैसला कर ही लिया और अपनी गुफा से बाहर निकल आए। लिनफेंग का अच्छा मूड उस आवाज को सुनकर खराब हो गया। लिनफेंग ने बगल में देखते हुए कहा। उसने लिनहेंग को अपने से 10 मीटर दूर बाहें मोड़े हुए निडरता से अपनी पीठ दिखाते हुए देखा। नियम के अनुसार यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों को अन्य शिष्यों के कमरों में जबरदस्ती घुसने की अनुमति नहीं थी। कई शिष्य अपने कमरे में साधना करना पसंद करते थे और दूसरों द्वारा परेशान किए जाने से उनकी साधना पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए लिनहेंग ने संप्रदाय के नियमों को तोड़कर लिनफेंग को उसके कमरे में परेशान करने की हिम्मत नहीं की और वह 2 दिनों से बाहर इंतजार कर रहा था। पीछे मुड़कर लिनहेंग ने ठंडी निगाहों से लिनफेंग को देखा। लिनहेंग की आंखों में उसकी जानलेवा मंशा झलक रही थी। 3 दिन पहले ही लिनहेंग को अपने माता पिता का पत्र मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि निकम्मे लिनफेंग ने उनके छोटे भाई लिन यून को चोट पहुंचाई है। उन्होंने ये भी लिखा था कि बड़ों की सभा में उसने अपने पिता और छोटे भाई का अपमान किया था। लिनहेंग एक बार फिर लिनफेंग को धोखा देने की योजना बना रहा था। बेवकूफ, मैंने सुना है कि मौत के मुंह से वापस आने से तुझे थोड़ी ताकत मिली है। अपनी इस थोड़ी सी ताकत के साथ क्या तू तूफानी घाटी में आकर मेरी दुश्मनी मिटाने में मेरी मदद करेगा? लिनहेंग ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। लिनफेंग का चेहरा शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। पिछली बार जब लिनहेंग ने उसे धोखे से तूफानी घाटी में बुलाया था तब उसे बुरी तरह पीटा गया था। हालांकि उसने उसे मारा नहीं था, क्योंकि यूनहाई संप्रदाय का एक नियम था कि जीवन मरण के अखाड़े में प्रवेश करने वाले साथी शिष्यों को एक दूसरे को सीधे मारने की अनुमति नहीं थी। कई शिष्य अपने विरोधियों को अधमरा छोड़ देते थे। कई इलाज के लिए जाते समय ही मर जाते थे और जो भाग्यशाली होते थे वे बच जाते थे, लेकिन जीवन भर के लिए अपंग हो जाते थे। उसने इस विधि का प्रयोग करके इस दुनिया के लिनफेंग को पहले ही मार डाला था। उस समय लिनफेंग मात्र एक तुच्छ प्राणी था जो केवल 5वें ची स्तर पर था, जबकि लिनहेंग 8वें ची स्तर तक पहुंच चुका था। अगर वह उस तुच्छ प्राणी को सीधे मार भी देता तो किसे परवाह होती। यहाँ नियम कानून ताकतवर लोगों के हाथ में थे। ताकतवर लोग कमजोरों को मार डालते थे, यही इस दुनिया का नियम था। पर्याप्त ताकत से कोई भी नियम तोड़ा जा सकता था, लेकिन दुनिया का नियम वही रहता था। बदले का समय इतनी जल्दी आ गया, ये तो किस्मत का खेल है, लिनफेंग ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए सोचा। लिनहेंग ने अतीत में लिनफेंग को मार डाला था। लिनफेंग अपने अतीत का बदला लेने जा रहा था। लिनफेंग जीवन मरण के अखाड़े की ओर चलने लगा। कचरा, काय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिनफेंग को अनदेखा करते देख लिनहेंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम तूफानी घाटी जा रहे हैं? लिनफेंग ने उदासीनता से कहा, जिससे लिनहेंग अवाक रह गया। लिनहेंग के होंठों पर एक छोटी और क्रूर मुस्कान आ गई। एक बेकार आदमी हमेशा बेकार ही होता है। किस्मत से बाल बाल बचा है और मुझसे फिर लड़ने की मूर्खता कर रहा है। इस बार वह लिनफेंग को बचने का जरा सा भी मौका नहीं देगा। भले ही वह तूफानी घाटी में लिनफेंग को मारने वाला नहीं था, लेकिन वह उसके घायल होकर बाहर आने का इंतजार करेगा और इलाज मिलने से पहले ही उसे चुपके से मार डालेगा। तूफानी घाटी तक जाने के लिए कई खड़ी चट्टानों से नीचे उतरना पड़ता था। तूफानी घाटी के प्रवेश द्वार पर चट्टान से लोहे की जंजीरें लटकी हुई थीं। यदि कोई साधक कूदने में सक्षम नहीं होता था तो वह नीचे उतरने के लिए इन जंजीरों का उपयोग करता था। लिनफेंग की क्षमताओं को देखते हुए वह चट्टान से नीचे कूदने में सक्षम था, लेकिन वह अपनी कुशलता का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर लिनहेंग ने देख लिया होता तो वह लिनफेंग की ताकत को भांप लेता और डरे हुए कुत्ते की तरह भाग जाता। वह इस दुर्लभ अवसर को खोना नहीं चाहता था और लोहे की जंजीरों को पकड़कर नीचे उतरने लगा। कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा। तूफानी घाटी में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अभी भी मदद की जरूरत है, लिनहेंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। लिनहेंग ने नीचे देखा और उछल पड़ा, मानो वह एक चील की तरह हवा में उड़ रहा हो। उसकी फुर्ती इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह उड़ सकता हो।
जैसे ही वह जमीन पर उतरने वाला था, उसने एक झटके में अपने पैर जमीन में गाड़ दिए और तुरंत रुक गया। अविश्वसनीय, वो कौन था? लिन हेंग को उतरते देख रहे लोगों ने कहा। वे प्रशंसा से दंग रह गए। मैं उसे जानता हूँ, वह लिन हेंग है जो ची की 8वीं परत तक पहुंच चुका है। वह बेहद शक्तिशाली है, दूसरे शिष्य ने कहा। जैसे जैसे साधक नए स्तर पर पहुंचते जाते, उनकी दृष्टि और श्रवण शक्ति अत्यंत विकसित होती जाती। वे शिष्य खाई से 100 मीटर ऊपर से देखते हुए भी लिन हेंग को देख सकते थे। अंततः वे जीवन मरण के अखाड़े में पहुंच गए। वहां न घास थी, न पेड़, केवल रेत से ढका मैदान था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर छोटे पहाड़ों की तरह रेत की सतह को भेदते हुए दिखाई दे रहे थे। यूनहाई संप्रदाय के कुछ शिष्य वहां से गुजर रहे थे और लिन हेंग और लिन फैंग को देखकर वे रुक कर देखने लगे। वे एक ऐसी लड़ाई देखना चाहते थे जो किसी अन्य साधक का अंत कर सकती थी। हे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान यहाँ आने की हिम्मत करेगा। पिछली बार तो तुम लगभग मर ही गए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें ताबूत में ही वापस भेजूंगा। लिन हेंग हंसते हुए बोला। उसकी हंसी बेपरवाह और धृष्ट थी। लिन हेंग तूफानी घाटी में आकर लिन फैंग को मारना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैंग दोबारा मान जाएगा। अगर आप में क्षमता है तो आप हमेशा कोशिश कर सकते हैं, लिन फैंग ने कहा, जिसे लगा कि इसे ज्यादा कुछ कहना व्यर्थ होगा। तुम जैसे निकम्मे लोग मेरे छोटे भाई लिन यून को हराने मात्र से ही ऐसी बेतुकी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि 8वें ची स्तर तक पहुंच चुके साधक की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह कुछ भी कर सकता है। लिन फैंग, तुम पहले जैसे ही निकम्मे हो। ये शब्द चिल्लाते हुए लिन हेंग लिन फैंग की ओर बढ़ रहा था। उसने लिन फैंग के चेहरे पर एक हल्का सा मुक्का मारने की कोशिश की। एक मुक्का ही इस लड़ाई को खत्म करने के लिए काफी था, उसके बाद तो मार पिटाई भी होगी। लिन फैंग ने मुक्के को रोकने के लिए अपना हाथ हथेली से उठाया। लिन हेंग खुद को ठंडी हंसी हंसने से नहीं रोक सका। उस निकम्मे ने अचानक अपनी हथेली से उसका मुक्का रोक दिया। क्या ऐसा भी संभव था? मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। लिन हेंग के हाथ से एक तेज सफेद रोशनी निकली और उसकी मुट्ठी से बाहर बहने लगी। वह अपनी मुट्ठी से लिन फैंग की हथेली को इस कदर कुचलना चाहता था कि वह ठीक न हो सके। सपने देखते रहो, लिन फैंग ने शांत भाव से कहा। उसकी हथेली से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति निकली। उस क्षण लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे वह असीम शक्तिशाली लहरों के सागर के सामने खड़ा हो। लहरें बेहद दमनकारी और हिंसक थीं। लिन फैंग ने न केवल अपनी सारी शक्ति और अहंकार खो दिया था, बल्कि साथ ही लहरें उसकी बाहों पर टूट रही थीं। दबाव के कारण उसका दाहिना हाथ सूजना और बैंगनी पड़ना शुरू हो गया था। ये कैसे संभव है? लिन हेंग ने हैरानी से कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शक्तिशाली अदृश्य शक्ति उसका हाथ कुचल रही हो। उसका पूरा शरीर कुचला जा रहा था और लहरों की अथाह शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे जल्दी से भागना था। तुम्हें लगता है कि तुम दुम दबाकर भाग सकते हो? लिन फैंग का चेहरा एकदम ठंडा था। उसकी हथेली लिन हेंग की मुट्ठी से सटी हुई थी। वह लिन हेंग का पीछा कर रहा था और उनके बीच की दूरी को जरा भी बढ़ने नहीं दे रहा था। दरार, चारों ओर एक भयानक, दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी। लिन हेंग को अपनी पूरी बाह में असहनीय दर्द महसूस हुआ, मानो उसकी हड्डियां चटक रही हों और किसी भी क्षण टूट जाएंगी। वह अपनी बाह छुड़ाना चाहता था पर नहीं छुड़ा सका, भागना चाहता था पर नहीं भाग सका। लिन फैंग ताकत और गति दोनों में उस पर हावी था। दोनों के बीच का अंतर इतना अधिक था कि यह एक नरसंहार जैसा लग रहा था। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि लिन हेंग को लिन फैंग के चेहरे की हर बारीकी साफ दिखाई दे रही थी। लिन फैंग की आंखें ठंडी थीं और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। लिन हेंग अचानक डर से कांप उठा। क्या लिन फैंग सिर्फ उसके साथ खेल रहा था? वह निकम्मा उससे आगे कब निकल गया? लिन हेंग का मन कर रहा था कि वह हार मानकर भाग जाए। मैं इसे कैसे खत्म करूं? लिन फैंग ने रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी हंसते हुए कहा। लिन फैंग की 9 भारी लहरों की तकनीक जोरदार ढंग से चल रही थी और लिन हेंग उन लहरों के नीचे दब रहा था जिनकी शक्ति 9500 जिन तक पहुंच गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बाह एक विशाल अजगर द्वारा कुचली जा रही हो। क्रंच, जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून निकल आया। उसकी बाह में असहनीय दर्द फैल गया और वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी हड्डियां टूट गई थीं और मांसपेशियां बुरी तरह फट गई थीं। तुम मेरे चाचा के तीसरे बेटे हो, मेरे चचेरे भाई हो, लेकिन तुम्हारा परिवार और लिन बा दाओ मिलकर ऐसे घिनौने काम करते हैं। तुम्हें प्यार और स्नेह का कोई मतलब नहीं पता, बार बार मेरा अपमान और बेइज्जती करते हो। तुम तो मुझे दूसरी बार जान से मारने भी आए थे। तुम निर्दयी और बेरहम हो, इसलिए मुझे निर्दयी और क्रूर होने के लिए दोष मत देना। लिन फैंग जमीन पर पड़े लिन हेंग को देखते हुए ये बेहद कठोर शब्द कह रहा था। अगर कोई लिन फैंग की जान लेना चाहे तो उसका सिद्धांत होगा जैसे को तैसा, चाहे वह कोई भी हो। नहीं, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। लिन हेंग अपने पूरे शरीर में लिन फैंग की निर्ममता महसूस कर सकता था। उस क्षण उसे स्पष्ट रूप से अपने प्रति निर्देशित हत्या का इरादा महसूस हो रहा था। लिन हेंग भयभीत हो गया था। जब तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो क्या हम चचेरे भाई बहन नहीं रहे? लिन फैंग ने तीखे स्वर में कहा और फिर 9 भारी तरंगों की तकनीक से लिन हेंग के दांतियान पर हमला कर दिया। अचानक लिन हेंग ने एक भयानक चीख मारी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने तुम्हारी सारी साधना नष्ट कर दी है। अब तुम अपना जीवन कचरा कहलाते हुए बिताओगे, जैसे तुम हमेशा मुझे कहते थे। लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़कर चला गया। पास ही में 8वें ची स्तर तक पहुंच चुके कुछ साधकों ने देखा कि उस युद्ध में लिन फैंग कितना निर्मम था। लिन फैंग उनके पास नहीं आया, बल्कि वे सभी टकराव से बचने के लिए छिप गए। अगर वे लिन फैंग को क्रोधित कर देते तो क्या वह उनकी साधना को भी नष्ट कर देता? वे ये जानना नहीं चाहते थे, क्योंकि साधना नष्ट होने पर जीवन दुख और पीड़ा से भरा होता है। लिन फैंग, तुमने मेरी साधना को पंगु बनाने की हिम्मत की। तुम इससे बच नहीं पाओगे, लिन हेंग ने क्रोध से जलते हुए कहा। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि वह खुद एक नीच इंसान बन गया था। वह लिन फैंग के पिता से दिल से नफरत करता था। उसे पूरी स्थिति पर पछतावा था, लेकिन वह अपने बदले का इंतजार नहीं करना चाहता था। वह तुरंत अपनी चचेरी बहन लिन कियान से मदद मांगेगा, जो पहले ही लिंगची स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसकी आत्मा जागृत हो चुकी थी। हाओ युए संप्रदाय में उसे पहले ही एक शक्तिशाली शिष्या के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। लिन कियान जानती थी कि लिन फैंग के पिता ने पिछली मुलाकात के दौरान उसके पिता लिन बा दाओ को चोट पहुंचाई थी।
लिन qian ने लिन फैंग को खुद मारने के लिए यूनहाई संप्रदाय आने की तैयारी कर ली थी। ये कितना दुखद था कि उसने खुद लिन फैंग को मारने की कोशिश की थी। लिन हेंग को हर चीज़ से नफरत थी। उसे अपनी असफलता पर खुद से नफरत थी और उसे उस भविष्य से भी नफरत थी जो उसे अपनी अधूरी साधना के साथ जीना पड़ता। वह ये सुनिश्चित करेगा कि लिन फैंग का अंजाम उससे भी कहीं बदतर हो। इसमें थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैंने गलती से अध्याय 11 की जगह 12 का अनुवाद कर दिया था और संपादन करते समय ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए मेरा 1 घंटे से ज़्यादा समय बर्बाद हो गया, लेकिन कम से कम अगले अध्याय को केवल संपादित और प्रूफरीड करने की ज़रूरत है। ये या तो अगला प्रायोजित अध्याय होगा या सोमवार को मेरी नियमित रिलीज। मुझे उम्मीद थी कि यह अब तक प्रायोजित हो चुका होता ताकि मैं कह सकूं कि मैं भविष्य देख सकती थी। मूर्ख नहीं ही। कल भी गुलामी का दिन होगा, यानी शायद 5 प्रायोजित अध्याय। कल मैं कुछ नहीं करूंगी, इसलिए या तो अनुवाद करूंगी या फिर स्क्रीम टीवी सीरीज का मैराथन देखूंगी। अगर मैं अनुवाद करने के लिए खुद को प्रेरित कर पाए तो शायद आपको आश्चर्यचकित भी कर दूं। मुझे लगता है कि एक बार शुरू करने के बाद अनुवाद जारी रखना आसान होता है, लेकिन असल में शुरू करना ही मुश्किल है। मैं टालमटोल की देवी हूँ। आशा है आप सभी को ये पसंद आया होगा। मुझे लगता है यह एक बहुत ही संतोषजनक अध्याय है और मुझे पता है कि आगे जो आएगा वह भी आपको बहुत पसंद आएगा। मैं इंडेक्स को थोड़ा अपडेट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। XOXO इस प्रायोजित अध्याय के लिए एनोनिमस और गैरी आर को विशेष धन्यवाद। मैं अगले 3 अध्यायों पर निर्धारित समय से पहले काम शुरू करने जा रहा हूं ताकि आज या इस सप्ताह के दौरान किसी भी प्रायोजित अध्याय के लिए तैयार रहूं। अगले अध्यायों में कुछ चुनौतीपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जब घटनाएं शुरू होंगी तो मुझे अतिरिक्त सामग्री प्रकाशित करने के लिए तैयार रहना होगा। यांगझोउ शहर में लिन परिवार का घर था। लिन हाई एक कमरे में अकेले बैठे दीवार पर लगे एक चित्र को बड़ी हसरत से निहार रहे थे। यह एक बेहद खूबसूरत महिला का चित्र था। उसकी आंखें शांत सागर की तरह गहरे नीले रंग की थीं। चौंकाने वाली बात यह थी कि एक भयंकर जानवर उसके कंधों पर लिपटा हुआ था। देखने में वह सांप जैसा लग रहा था, लेकिन असल में वह ऐसा नहीं था। वह अपना सिर ऊंचा करके नीचे देख रहा था, मानो कोई प्राचीन देवता नीचे मौजूद तुच्छ प्राणियों को देख रहा हो। इस चित्र में उसकी आंखें ही आपकी आत्मा में गहरी छाप छोड़ देंगी और हमेशा के लिए मन पर असर करेंगी। मिंग है, ऐसा लगता है कि नन्हा लिन फैंग आखिरकार बड़ा हो गया है। मुझे उसमें प्रतिदिन तुम्हारी झलक दिखाई देती है और उसने तुम्हारी आत्मा को भी विरासत में पाया है। शायद उसे इस आत्मा का अर्थ नहीं पता, लेकिन जब उसकी आत्मा जागृत होगी तब वह समझेगा कि उसकी माँ ने उसे कितना बड़ा उपहार दिया है। वह दिन जरूर आएगा जब वह निकम्मी नाग आत्मा दुनिया को हिला देगी। हमारा बेटा कभी बेकार नहीं था, उसके भीतर हमेशा से ही महान बनने की अपार क्षमता छिपी हुई थी। चित्र के सामने खड़े लिन हाई ने प्रेम और साथ ही एक अजीब उदासी से भरे भाव के साथ खुद से कुछ बुदबुदाया। सबको लगता है कि मेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती। जब लिन फैंग की आत्मा जागृत होगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। जल्द ही वह साम्राज्य में प्रवेश करेगा और अपने नियत मार्ग पर चलेगा। लिन हाई की आंखों में गहरी भावनाएं उमड़ रही थीं। एक समय उन्हें संदेह था कि उनका बेटा कभी आत्मा को जागृत कर पाएगा या नहीं। उनका बेटा साधारण नहीं था और अब वह अंततः उसे अपने शरीर में छिपी क्षमता को उजागर करते हुए देख पा रहे थे। लिन हाई को पूरा विश्वास था कि लिन फैंग की आत्मा शीघ्र ही जागृत हो जाएगी। लिन फैंग को स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता द्वारा छिपाए गए रहस्य के बारे में पता नहीं था। उसे अपनी माँ की कोई याद नहीं थी। लिन हाई ने लिन फैंग को अपने सर्प आत्मा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। लिन फैंग ने लिन हेंग की साधना शक्ति को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिससे उसे ऐसा लगा मानो उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। इसका मतलब था कि मरने से पहले लिन फैंग के बचे कुचे सारे पछतावे भी मिट गए थे। आखिरकार उसे अपना बदला मिल गया था। लिन फैंग तूफानी घाटी में अभ्यास करके और अनुभव प्राप्त करने के बाद तुरंत जाने वाला नहीं था। तूफानी घाटी में आने वाला हर व्यक्ति केवल ताकतवर बनने के उद्देश्य से ही आता था। भले ही वह खुद पहल करके दूसरों को उकसाए नहीं, उसे पूरा विश्वास था कि दूसरे उससे लड़ने जरूर आएंगे। तुम हो, एक ठंडी और भावहीन आवाज ने कहा। लिन फैंग ने आवाज की ओर देखते हुए चारों ओर देखा और उसे एक सुंदर स्त्री का शरीर दिखाई दिया। उसका हर उभार उसकी यादों में बसा हुआ था। हालांकि वह चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी आकृति मनमोहक थी। लिन फैंग को कुछ संदेह हुआ क्योंकि लड़की ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुखौटा पहन रखा था। वह यूनहाई संप्रदाय में ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। वह हान मान, किंगी और जिंग यून को जानता था। वह व्यक्ति जाहिर तौर पर उनमें से कोई नहीं हो सकता था। क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वह पुराने लिन फैंग के रूप में जानता था? लिन फैंग उलझन में था। पिछली बार जब हम मिले थे तुम इतनी तेजी से भागे थे कि मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाया था। अब जब हम खुले में हैं और भागने की कोई जगह नहीं है तो चलो तुम्हारी भागने की कला का परीक्षण करें। उसके सामने खड़ी लड़की ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। लड़की ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और अपनी पीठ पर बंधे धनुष को पकड़ लिया। लिन फैंग तुरंत समझ गया कि उसने उसे क्यों पहचाना। उसे सब याद आ गया। वह ल्यूफी थी, पहाड़ों में गर्म पानी के झरने वाली लड़की। लिन फैंग को उसका नाम अच्छी तरह याद था क्योंकि पिछली बार जब वे मिले थे तो ल्यूफी के जानलेवा तीर ने लगभग उसकी जान ले ली थी। वह उसे भागने का मौका नहीं देने वाली थी। वह जानती थी कि वह पहले अपनी शक्ति छिपा रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपनी आत्मा का प्रयोग किया। लिन फैंग को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसे निशाना बना रही है और वह धीरे धीरे उसके निशाने पर आ रहा है। धनुष लंबी दूरी के योद्धाओं का पसंदीदा हथियार है, लेकिन नज़दीकी लड़ाई में धनुष की कोई क्षमता नहीं होती। अगर मैं उसके करीब आ जाऊं तो उसके हथियार की असली ताकत दिखाना मुश्किल हो जाएगा। लिन फैंग ने सोचा। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और चौंका देने वाली गति से ल्यूफी की ओर दौड़ पड़ा। क्या तुम सचमुच मुझसे आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हो? ल्यूफी ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा। उसने तीर खींचा और पलक झपकते ही वह धनुष से निकल गया। तीर ने जबरदस्त दबाव पैदा किया और साथ ही एक सरसराहट की आवाज भी आई। धनुष की डोरी अभी भी कांप रही थी और उससे भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। क्लैंगग। लिन फैंग ने अपनी पीठ से तलवार निकाली। 9 शक्तिशाली तरंगें। गर्जनापूर्ण गड़गड़ाहट। लिन फैंग के बाएं हाथ से 9 शक्तिशाली तरंगें निकलकर बाहर की ओर फैल रही थीं। हर तरंग से टकराने पर तीर की शक्ति कम होती जा रही थी।
फिर 9 शक्तिशाली तरंगों और गर्जनापूर्ण गड़गड़ाहट की संयुक्त शक्ति के प्रहार से तीर 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। चांदनी रात में पंखों जैसी फुर्ती। उसका शरीर एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह अपनी 9 भारी लहरों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की हवा को अशांत करते हुए लगातार करीब आता रहा। उसकी चांदनी पंख जैसी फुर्तीली तकनीक इतनी सहज थी मानो उसने इसे पहले भी लाखों बार इस्तेमाल किया हो। लियू फी न केवल दिखने में सुंदर थी बल्कि उसमें युद्ध कौशल भी प्रबल था। शिष्यों की रैंकिंग में वह 8वें स्थान पर थी। वह जानती थी कि लिन फैंग दूरी कम करना चाहती है, इसलिए तीर चलाने के तुरंत बाद वह पीछे हट गई। वह धनुष चलाने में माहिर थी और उसने स्पष्ट रूप से कुछ बेहतरीन चाल चलन कौशल सीखे थे। जब तक लिन फैंग ने पहले तीर को 2 टुकड़ों में तोड़ा तब तक उसका हाथ पहले से ही अत्यधिक ऊर्जा से धनुष को आवेशित कर रहा था, लेकिन इस बार 3 तीर निशाने पर लगे हुए थे। अलविदा, लिन फैंग ने अविश्वसनीय गति से दौड़ते हुए कहा। फिर उसने अचानक अपना लक्ष्य बदला और पेड़ों के एक छोटे से झुरमुट की ओर छलांग लगा दी। लियू फी की चाल ढाल बेहद प्रभावशाली थी। हालांकि लिन फैंग की चाल ढाल लियू फी से बस थोड़ी सी ही बेहतर थी। भले ही वह उसके करीब पहुंच गया, लेकिन इसमें समय लगा और इस थोड़े से समय में लियू फी ने कुछ तीर चला दिए। उसने अभी अभी एक साथ 3 तीर चलाने की कोशिश की थी और उसके धनुष से निकले 3 तीरों को देखते ही लिन फैंग को अपनी जान का तत्काल खतरा महसूस हुआ। इसलिए जैसे ही लिन फैंग ने देखा कि लियू फी अपने धनुष में 3 तीर चढ़ा रही है, उसने तुरंत अपनी योजना बदल दी और नजरों से ओझल होने का फैसला किया। यही लियू फी की युद्ध रणनीति को रोकने का सबसे अच्छा तरीका था। खुले मैदान में लड़ते समय उनके बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है, लेकिन पेड़ों के इस झुरमुट में उसे निशाना साधने के लिए सीधी नजर की जरूरत होती। लियू फी अपनी तीरंदाजी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए खुले मैदान में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकती थी। लगता है मैंने 9वें स्तर तक पहुंच चुके साधक की शक्ति को कम आंका था। उससे लड़ना और जीतना इतना आसान नहीं है, लिन फैंग उदास मन से सोचने लगा। उसे पता नहीं था कि लियू फी 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है, जो उन्नति से पहले का उच्चतम स्तर है। वह अपनी ची शक्ति का उपयोग करके अपने तीर और धनुष को सामंजस्यपूर्ण ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम थी। उसकी दूरगामी शक्ति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। 9वें स्तर के शिष्यों से लड़ने और आसानी से जीतने के उसके पहले के विचार तुरंत ही धराशायी हो गए। लेकिन लिन फैंग निराश नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह लियू फी को पेड़ों के झुरमुट में प्रवेश कराने में कामयाब हो गया तो जीत उसकी ही होगी। हम्फ, उसके पीछे खड़ी लियू फी ने व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा। उसने धनुष की डोरी को खींचना शुरू कर दिया, जिससे जैसे जैसे डोरी पीछे खींचती गई जोरदार दबाव उत्पन्न होने लगा। उसके पूरे शरीर में एक तीव्र और भयानक सनसनी फैल गई। लिन फैंग समझ गया कि लियू फी हमला करने ही वाला है और उसका शरीर उसे खतरे की चेतावनी दे रहा है। लिन फैंग ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसे पेड़ों के झुरमुट तक पहुंचने में केवल 2 सांसें ही काफी थीं और वह सुरक्षित हो जाता। तुम कहाँ भाग रहे हो? लियू फी ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहा। अचानक एक तलवार दिखाई दी जिससे लिन फैंग चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह बड़े खतरे में है। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया और फिर पीछे की ओर छलांग लगा दी। धमाका, चारों ओर धरती बिखर गई। लिन फैंग के सामने एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन पर एक गहरा तलवार का निशान बन गया, जिससे एक गड्ढा बन गया। अगर लिन फैंग एक पल भी देर से उस जंगल की ओर बढ़ता तो वह तलवार उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती। जब लिन फैंग ने जंगल में सफेद वस्त्र पहने और हाथ में लंबी तलवार लिए एक व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ क्षण पहले उसी की तलवार से जमीन पर निशान बना था। लियू फी, उस कीड़े ने तुम्हें क्या नाराज किया है? क्या तुम चाहती हो कि मैं उस कीड़े को मारने में तुम्हारी मदद करूं? जंगल में खड़ा शिष्य लिन फैंग को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को बहुत ऊंचा समझता हो। उसकी नजर में लिन फैंग एक चींटी थी और वह उसे बिना किसी झिझक के मार डालता। लियू फी को बस सिर हिलाकर इशारा करना था। अगर वह उससे ऐसा करने को कहती तो वह लिन फैंग को तुरंत मार डालता। भले ही संप्रदाय में साथी शिष्यों को सीधे मारना मना हो, लेकिन उसे सजा देने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उसका दर्जा उन कीड़ों से कहीं ऊपर था, इसलिए उसे कोई छू नहीं सकता था। पंथ के कुलीन शिष्यों में से एक लिन फैंग ने उस व्यक्ति के कपड़ों पर लगा बैज देखा। लिन फैंग भय से कांप रहा था और उसे लगा मानो समय थम गया हो। अगर लियू फी ने उसे लिन फैंग पर हमला करने के लिए कहा तो वह ऐसा कर देगा। लिन फैंग को अपनी पूरी गति से बचना होगा, वरना उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाएगा। यू हाओ, दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करो, लियू फी ने कहा, लेकिन उसने अपना तीर नहीं चलाया था। ऐसा नहीं था कि वह लिन फैंग पर दया दिखा रही थी या उसे माफ कर चुकी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि यू हाओ उससे प्रेम निवेदन कर रहा था, पर उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने उससे मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि वह यू हाओ की रानी नहीं बनना चाहती थी और इस मौके का इस्तेमाल लिन फैंग को मारने से वह यू हाओ की रानी हो जाती। उसने अपनी आत्मा को वापस अपने शरीर में समेट लिया और धनुष को अपनी पीठ पर रख लिया। उसने लिन फैंग से कहा, इस बार खुद को भाग्यशाली समझो, अगली बार सबसे अच्छा यही होगा कि मुझसे मत टकराना, वरना तुम आज की तरह भाग्यशाली नहीं रहोगे। जब उसकी बात खत्म हो गई तो वह मुड़कर दूर चली गई। लियू फी, तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो? यू हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर लिन फैंग की तरफ देखे बिना ही तेजी से दूर चला गया। धमाका, लिन फैंग के सामने एक और धमाके की आवाज गूंजी और जमीन पर तलवार का एक बहुत गहरा निशान बन गया। दूर से आती हुई आवाज में यू हाओ ने कहा, खुद को भाग्यशाली कीड़ा समझो, अगली बार जब मैंने तुम्हें लियू फी को उकसाते हुए देखा तो मुझे तुम्हें कुचलना पड़ेगा। लिन फैंग अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था, जरा भी नहीं हिल रहा था। हालांकि तलवार ने उसके सामने शक्ति का विस्फोट कर दिया था, फिर भी वह किसी कारणवश भयभीत नहीं था। लियू फी खुद को बेहद ताकतवर समझती थी और चूंकि लिन फैंग ने उसे उकसाने के लिए उसके प्रशिक्षण स्थल पर आने की हिम्मत की थी, इसलिए वह उसे जान से मार देना चाहती थी। यू हाओ एक कुलीन शिष्य था और उसकी ताकत बहुत अधिक थी। लिन फैंग के प्रति उसके मन में कोई द्वेष या दुर्भावना नहीं थी, फिर भी वह बिना कुछ बोले उसे जान से मारने के लिए तैयार था। लिन फैंग इस दुनिया में थोड़े समय से ही था, लेकिन उसने अनुभव से यह समझ लिया था कि ताकतवर होने का क्या मतलब होता है, सम्मान पाना, निर्दयी होना। यू हाओ, जब मैं लिंगची परत तक पहुंचूंगा तो तुम इस कीड़े की आंखों में देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ से तलवार छीनकर उसे तुम्हारे दिल में घुसा दूंगा। लिन फैंग ने जमीन पर तलवार के बेहद गहरे निशान देखे और उसके मन में एक विचार कौंध गया। फिर वह मुड़कर वहां से चला गया।
उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत और जन्मजात प्रतिभा उसे इतना मजबूत बना देगी कि वह अपना बदला ले सके, और उसे यकीन था कि वह दिन दूर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। मैंने 1 घंटे बाद इसे दोबारा ध्यान से पढ़ा ताकि छोटी मोटी गलतियां पकड़ सकूं। अगर हो सके तो कृपया पीयरलेस मार्शल गॉड मंगा अपडेट पेज पर जाएं, लिंक यहाँ है। मुझे इस पेज के साथ समस्या आ रही है क्योंकि पहले वाले अनुवादक की वजह से यह सही श्रेणियों से मेल नहीं खा रहा है। अगर आप जल्दी से वहां जाकर उन श्रेणियों के लिए वोट कर सके जो आपको लगता है कि इस कहानी से मेल खाती हैं, टाइम ट्रैवल को डाउनलोड करें और साथ ही अपनी रेटिंग भी दें, चाहे अच्छी हो या बुरी। मैं फिर से काम शुरू करूंगा क्योंकि मेरे गुलामी भरे दिन के अभी भी 8 घंटे बाकी हैं। और आगे बढ़ते हुए बोला, सबसे जरूरी बात थी हानमान को युद्ध का अनुभव दिलाना। लिन फैंग को बस पीछे रहकर यह सुनिश्चित करना था कि कोई अप्रत्याशित खतरा न हो। ये आज का नियमित प्रकाशन है। आज बैंक की छुट्टी है, इसलिए जब मैं काम पर पहुंची तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। आज मेरी छुट्टी है तो मैं आज का सारा काम अनुवाद कर सकती हूँ। शायद नहीं करूंगी, हाँ, मैं ये नियमित अध्याय प्रकाशित करने जा रही हूँ और अगर लक्ष्य पूरा हो गया तो शायद एक प्रायोजित अध्याय भी प्रकाशित करूंगी। आज का दिन डॉक्टर हू मैराथन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आएगा। जीवन मरण चरण की उलझन के कारण मैंने इसे अब जीवन मरण अखाड़ा में बदल दिया है। तो अब आपको बेहतर समझ आ गया होगा। यह एक घाटी के भीतर है और घाटी के अंदर एक बड़ा चट्टानी उठा हुआ इलाका है जो चारों ओर से रेत से घिरा है। जीवन मरण का अखाड़ा। जब आप चट्टानी इलाके में होते हैं तो आप अखाड़े के अंदर होते हैं जहां लड़ाई के नियम हैं और इसे द्वंद्व युद्ध जैसी स्थिति माना जाता है। आप अपने प्रतिद्वंद्वी को इतना मार सकते हैं कि वह मरने की कगार पर पहुंच जाए और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन जब तक यह अखाड़े के अंदर हुआ है आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है, बशर्ते आपने सीधे अंतिम प्रहार न किया हो। इस अखाड़े के बाहर आप किसी पर हमला कर सकते हैं और अनुचित तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। केवल कुलीन शिष्य ही अपनी इच्छा से हत्या कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने की शक्ति होती है। कुछ शिष्य नियमों की परवाह किए बिना लोगों को मारने के लिए संपर्कों या गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिना पर्याप्त शक्ति के ये हत्याएं गुप्त रूप से ही की जाती हैं। मुझे उम्मीद है इससे कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं स्पॉइलर दिए बिना यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगले अध्याय की रेटिंग बहुत अधिक है। मैं इस अध्याय से आगे पढ़ने की सलाह नहीं देता। आज का प्रायोजित लेख गैरी आर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मेरे काम और आप सभी के पढ़ने के शौक को समर्थन देने के लिए उन्हें विशेष धन्यवाद। ज़ॉक्सो, यहाँ अभी काफ़ी रात हो चुकी है। मैं पानी का गिलास लेने उठी और तभी मुझे ये दिखा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे जल्दी ही आपके लिए प्रकाशित कर दूं। मेरी दूसरी प्रूफ रीडिंग शायद उतनी अच्छी न हो क्योंकि मैंने इसे अभी अभी आधी नींद में पजामा पहने हुए ही किया है। मेरे पैर की उंगलियां जम रही हैं। आनंद लीजिए। इस सीरीज को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। XOXO। जिंग यून लिन फैंग के पास ही रही। वह केवल 7वें ची स्तर पर थी और इतनी कमजोर थी कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। तूफानी घाटी में 7वां ची स्तर सबसे निचला स्तर था, इसलिए वह बाहर जाकर अन्य शिष्यों से युद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हानमान लिन फैंग के उसे अकेला छोड़ने के इरादे को समझ गया था। अगर लिन फैंग हर समय उसकी रक्षा करता रहता तो वह न तो लड़ पाता और न ही अनुभव प्राप्त कर पाता। अब से उसके लिए अपनी खुद की ताकत पर निर्भर रहना बेहद जरूरी था। तूफानी घाटी में अकेले चलते हुए उसे ज्यादा समय नहीं लगा कि कोई उसके पास आ गया। उसने नकाब के आर पार उस व्यक्ति की आंखें देखी जिनसे लड़ने का स्पष्ट इरादा झलक रहा था। बातचीत का समय नहीं था। शिष्य ने तुरंत अपनी मुट्ठी उठाते हुए शक्तिशाली ऊर्जा का संचार करते हुए हानमान पर हमला कर दिया। कितनी बदनसीब बात है, हानमान का सामना 9वें ची स्तर के साधक से हो गया है, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए और दूर से देखते हुए कहा। हानमान ने अपने प्रतिद्वंदी की मुट्ठी से निकल रही शक्तिशाली ची से उसके स्तर का अंदाजा लगा लिया था। उसे शक्ति के अंतर की चिंता करने का समय नहीं था। उसने अपने पूरे शरीर की ची को अपनी मुट्ठी में केंद्रित किया और फिर एक ही प्रहार में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, साथ ही एक जोरदार चीख भी मारी। इस मौके की ताकत से हानमान कुछ मीटर पीछे हट गया, जबकि उसका प्रतिद्वंदी 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लगा जैसे उसकी मुट्ठी किसी लोहे की दीवार से टकराई हो और एक ही बार में ये स्पष्ट हो गया कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली था। 8वीं ची परत, तुम तो बहुत कमजोर हो। मैंने सोचा था कि कुछ अनुभव हासिल कर लूंगा। कितना निराशाजनक है, मैं जा रहा हूँ, प्रतिद्वंद्वी ने उदासीन स्वर में कहा। फिर वह मुड़ा और जाने लगा। हानमान में उसकी रुचि समाप्त हो गई थी। कई साधकों को क्रूर और निर्दयी होने में आनंद और सुख मिलता था, लेकिन जो साधक साधना के मार्ग पर गंभीर थे उन्हें बिना उकसावे के क्रूरता करने में कोई आनंद नहीं मिलता था और वे स्वयं को मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। ऐसे शिष्यों को समान स्तर के विरोधियों से लड़ने में संतोष मिलता था और कुछ हद तक अपने से भी अधिक शक्तिशाली विरोधियों से लड़ने से उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती थी। यह उनके लिए स्वयं को चुनौती देने और अपनी क्षमता को उजागर करने का एक तरीका था, साथ ही उन्हें आवश्यक युद्ध अनुभव भी प्राप्त होता था। रुको रुको, हानमान चिल्लाए। वह आज पहली बार तूफानी घाटी में आया था। इतनी जल्दी हार स्वीकार करना उसके लिए कितना मुश्किल था। उसने तुरंत अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत किया। उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक पीली भूरी रोशनी तैरने लगी, मानो वह अपने पैरों के नीचे की धरती के साथ सहजीवन में हो और उसकी ची ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होने लगी। धरती की आत्मा, प्रतिद्वंद्वी ने अचानक रुचि दिखाते हुए कहा और तुरंत बाद बोला, तुम्हारी आत्मा बुरी नहीं है, देखते हैं कि तुम मेरे 3 जोरदार मुखों को झेल पाते हो या नहीं। प्रतिद्वंद्वी द्वारा अपना वाक्य पूरा करने के बाद उसने एक छलांग लगाई और हानमान के सामने प्रकट हो गया। बूम! हानमान के चारों ओर मौजूद पीले भूरे रंग से अचानक एक अत्यंत चमकदार रोशनी निकली और धूल हवा में फैल गई। हानमान 6 कदम पीछे की ओर गिर गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। प्रतिद्वंदी को एक बार फिर जाने के लिए तैयार देखकर, वापस आ जाओ, हानमान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए कहा। उसकी बहादुरी आसमान छू रही थी। वह दृढ़ता से खड़ा रहा, उसका लड़ने का जज्बा बुलंद था। उसके शरीर के चारों ओर फैली पीली भूरी रोशनी और भी तेज होती जा रही थी, मानो वह धरती से ही सारी शक्ति सोख रहा हो। कबूम! हानमान 8 कदम पीछे की ओर धकेल दिया गया, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 3 कदम पीछे की ओर धकेल दिया गया।
शानदार, उसके प्रतिद्वंदी ने कहा। उसकी मुट्ठी सफेद रोशनी से चमकने लगी और फिर उसने हानमान को चेतावनी दी, सावधान रहो, मैं इस मौके में अपनी सबसे शक्तिशाली कला का प्रयोग करने जा रहा हूँ। ठीक है, हानमान ने जवाब दिया और अपने प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से जमीन जोर से कांप रही थी, मानो कोई शक्तिशाली घोड़ा पूरी रफ्तार से युद्ध की ओर दौड़ रहा हो। दूर से युद्ध को देखते हुए लिन फेंग ने चिल्लाकर कहा, धरती से उधार ली गई शक्ति का उपयोग करो। वह पूरी तरह से युद्ध में मग्न था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हानमान अपनी आत्मा का इस तरह से अनोखे ढंग से उपयोग करना जानता होगा। अपनी पृथ्वी आत्मा और पैरों के नीचे की धरती की शक्ति को मिलाकर वह अपनी ताकत को बहुत बढ़ा सकता था। धमाका, उनके दोनों मुक्के टकराए। हानमान और उसके प्रतिद्वंदी के बीच उत्पन्न झटके से धूल का बादल चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे यह देखना असंभव हो गया कि क्या हुआ था। जब धूल का बादल छट गया तो हानमान जमीन पर बैठकर ध्यान कर रहा था। तुमने अप्रत्याशित रूप से उस दूसरे शिष्य की बात समझ ली, शाबाश, उसके प्रतिद्वंदी ने मुस्कुराते हुए और जमीन से उठते हुए कहा। उसके मुंह के कोने से खून भी बह रहा था। उसने हानमान के आखिरी हमले की इतनी ताकत की उम्मीद नहीं की थी। उसे मामूली चोट लगी थी, लेकिन उसके लिए ये सब सहना फायदेमंद रहा। इस लड़ाई से उसे कई अहम बातें सीखने को मिलीं। उसने हानमान के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया और तुरंत ही दूर जाकर गायब हो गया। कितना दिलचस्प आदमी था, लिन फेंग ने हानमान की ओर बढ़ते हुए कहा। उसे उस शिष्य के प्रति सम्मान का भाव था जिससे हानमान ने अभी अभी युद्ध किया था। वह एक नेक इंसान था। लिन फेंग और जिंग यून को स्पष्ट रूप से पता था कि हानमान ने अपनी आत्मा के बारे में और अधिक जान लिया है और अपनी साधना के मार्ग को समझ लिया है। वे उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे उसके बगल में बैठ गए और उसके द्वारा अपनी साधना पूरी करने का इंतजार करने लगे। उस लड़ाई ने हानमान को ज्ञान प्रदान किया था। अभी जो कुछ हुआ था वह दिव्य ज्ञान का एक दुर्लभ क्षण था। अगर हानमान को अपनी नई अंतर्दृष्टि पूरी तरह समझ आने के बाद उसकी शक्ति बिजली की गति से बढ़ने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लिन फेंग और जिंग यून उसकी प्रशंसा करते थे। तूफानी घाटी में प्रवेश करते ही उसे अपनी पहली लड़ाई के तुरंत बाद एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। कुछ ही देर बाद हानमान के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली ची ऊर्जा निकलने लगी, जिससे लिन फेंग और जिंग यून अचंभित हो गए और एक दूसरे को हैरानी से हौंकते हुए देखने लगे। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली और अनूठी है कि इससे एक गहरा और दमनकारी एहसास होता है। क्या ये सचमुच ज्ञानोदय की शक्ति है? लिन फेंग ने सोचा। साधना का मार्ग विशाल था और उसमें अनेक मार्ग थे। लिन फेंग ने अभी अभी साधना के मार्ग पर चलना शुरू किया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कुछ साधक कितने शक्तिशाली होते हैं, और वह जानता था कि ये बलवान साधक आसानी से पहाड़ों को नष्ट कर सकते हैं या अपने रास्ते में आने वाले पूरे शहरों को कुचल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमरता की अवस्था प्राप्त करने वाले साधक आकाश में उड़ सकते हैं और पृथ्वी की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। इन साधकों का जीवन काल असीमित होता है और वे प्रकाश की गति से भी तेज गति से चल सकते हैं। लिन फेंग को इस शक्ति पर ईर्ष्या ही हो रही थी, क्योंकि ऐसी शक्ति की कल्पना मात्र ही उसके जैसे व्यक्ति के लिए संभव थी जिसने कभी इसका अनुभव नहीं किया था। वह सोच रहा था कि क्या वह कभी आकाश में उड़कर इस संसार को देख पाएगा। जब लिन फेंग विचारों में डूबा हुआ था तभी दूर से कोई अविश्वसनीय गति से उनकी ओर आ रहा था। जब उसने साधना के मार्ग पर अभी अभी एक बड़ा कदम बढ़ा चुके हानमान को देखा तो वह व्यंग्यपूर्वक हंस पड़ा। जाग जाओ, एक कान फाड़ देने वाली आवाज ने वातावरण को कपकपाते हुए लिन फेंग और अन्य लोगों को चौंका दिया। वाह, हानमान चिल्लाए। उसने मुंह से खून थूका और तेजी से सांस लेने लगी। दूर दिख रही आकृति को घूरते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी नई शक्ति के बारे में समझने लगा है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जिसने उसकी इस खोज को रोक दिया। इसके अलावा उस तेज आवाज ने उसके असहाय शरीर को इतना हिला दिया कि वह खून थूकने लगा। कितनी गुस्ताखी है, लिन फेंग ने गुस्से से भरी आंखों से कहा। वह क्षितिज पर दिख रही आकृति को घूर रहा था। उस व्यक्ति ने जानबूझकर हानमान को संबोधित किया था और उसके ज्ञानोदय में बाधा डालकर हानमान के शरीर को नुकसान पहुंचाया था। हानमान उस परछाई की ओर बढ़ी और गुस्से से बोली, तुमने मुझे क्यों रोका? कोई कारण नहीं, मैंने तो बस मजे के लिए किया। उस व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना था और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उनमें से किसी ने भी इस शिष्य को पहले नहीं देखा था और न ही किसी इतने शरारती व्यक्ति के बारे में सुना था। तुमने ये सब मजे के लिए किया? हानमान गुस्से से भर उठा और आगे बढ़ते हुए बोला। वह जानता था कि ज्ञानोदय का ऐसा क्षण कितना दुर्लभ होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने जानबूझकर उस बेहद महत्वपूर्ण क्षण में उसे दखल दिया था और ऊपर से उसे चोट भी पहुंचाई थी। हे, लड़ना चाहते हो? लेकिन इस घाटी में लड़ना इतना मजेदार नहीं है। अगर तुम्हें बदला लेना है तो जीवन मरण के अखाड़े में क्यों नहीं आते? उस युवक ने हानमान के प्रति घृणा दिखाते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में पूछा। ठीक है, हानमान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अपने अत्यधिक गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, युवक ने जीवन मरण के अखाड़े की ओर जाते हुए कहा। हानमान, तुम्हारी तुलना में उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है और जीवन मरण के अखाड़े में जाना बहुत खतरनाक है। लिन फेंग ने हानमान को चेतावनी दी। मैं उसकी शक्ति का अंदाजा सिर्फ एक नज़र में लगा सकता हूँ। वह मेरे जैसा ही है, 8वीं परत का, हानमान ने जवाब दिया, जिससे लिन फेंग हैरान हो गया। क्या हानमान दूसरों के साधना स्तर को भांप सकता था? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मैं जिंग यून और तुम्हारी साधना का स्तर महसूस कर पा रहा हूँ। शायद यह अभी अभी मुझे हुए ज्ञानोदय का असर है। अगर मुझे कोई रोकता नहीं तो शायद मैं समझा पाता। हानमान की बात से लिन फेंग संतुष्ट नहीं हुआ। हानमान मुट्ठी भींचते हुए जीवन मरण के अखाड़े की ओर चलने लगा। चलो चलते हैं। लिन फेंग को सच में संदेह था। जिंग यून और लिन फेंग ने अपने दोस्त की बातों पर भरोसा करते हुए हानमान का अनुसरण किया। अगर हानमान की अंतर्दृष्टि ने सचमुच उसे दूसरों के साधना स्तर को भांपने में सक्षम बनाया और प्रतिद्वंद्वी वास्तव में 8वें स्तर का साधक था, तो बराबरी की टक्कर होने पर कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। जीवन मरण का अखाड़ा तूफानी घाटी के मध्य में स्थित एक गहरी खाई में था। अखाड़े की सीमा पर चट्टानी भूभाग के ऊपर से देखने के लिए 10 सीटें थीं, लेकिन चूंकि क्षेत्र अत्यंत विशाल था, इसलिए कई लोग आसपास इकट्ठा होकर दूर से ही लड़ाइयों को देखते थे। 2 परछाइयां जीवन मरण के अखाड़े में प्रवेश कर गईं, जिससे आसपास के साधकों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। देखते ही देखते कई लोग लड़ाई देखने के लिए दौड़ पड़े।
हालांकि घाटी में आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन अखाड़े में प्रवेश करने वाले लोग बहुत कम थे। आखिर जीवन मरण के अखाड़े में आपको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। अगर आप किसी से दिल से नफरत नहीं करते तो फिर ये जोखिम क्यों उठाते? अखाड़े में जाने वाले अधिकांश लोग अपने से समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए जाते थे, जिससे लड़ाइयां देखने में दिलचस्प हो जाती थीं। इसलिए जब हानमान और उसका प्रतिद्वंदी जीवन मरण के अखाड़े में पहुंचे तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई। तूफानी घाटी में कुछ लोग इस खूनी लड़ाई की प्रतीक्षा में बैठे थे और वे अपने साथी शिष्यों तक ये खबर अविश्वसनीय गति से फैला रहे थे। हम सब जीवन मरण के अखाड़े में अपने पुराने हिसाब किताब निपटाने आए हैं। मेरा मकसद किसी का हिसाब किताब निपटाना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा भाग्य पहले ही किसी और ने तय कर दिया है। उस लड़के ने हानमान से कहा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। हानमान, जो तुम्हारी जान लेने वाला है उसका नाम याद रखना। मेरा नाम है जियांग हुआई। अखाड़े के बाहर रेत के टीलों पर खड़े लिन फैंग की रीढ़ की हड्डी में से हरन दौड़ गई। जियांग हुआई की बातें सुनकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे कैसे पता चला कि नकाब के पीछे हानमान है? तुम मुझे जानते हो, हानमान ने गुस्से से कहा। हे, जियांग हुआई के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। अचानक उसके शरीर से जलती हुई ऊर्जा निकलने लगी, साथ ही धधकती हुई लपटें भी। उसी समय उसकी पीठ पर एक मायावी ज्वाला प्रकट हुई, एक अग्नि आत्मा। वह वास्तव में 8वीं ची परत का साधक है, लिन फैंग ने अखाड़े से आ रही ऊर्जा को महसूस करते हुए कहा। हानमान की पृथ्वी आत्मा भी उसी प्रकार विस्फोट करने लगी। वह आगे की ओर दौड़ने लगा। हालांकि वह बहुत तेज नहीं दौड़ रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और शक्ति के कारण उसके हर कदम से जमीन में हल्की हल्की कंपन होने लगी। ज्वाला विस्फोट, ज्वालाओं से भरी एक शक्तिशाली लहर हानमान की ओर बढ़ी। जब जियांग हुआई ने देखा कि हानमान अचानक रुक गया है और एक अडिग पर्वत की तरह मुद्रा धारण कर ली है, तो जियांग हुआई चिल्लाया, मैं इस पर्वत को चकनाचूर कर दूंगा। हा। उनके दोनों मुंह आपस में टकराए और हानमान और जियांग हुआई दोनों अचानक वहीं रुक गए जहां वे अभी अभी टकराए थे। उनमें से कोई भी अपने प्रतिद्वंदी पर हावी नहीं हो पाया। जियांग हुआई ने भौहें चढ़ाईं और हंसना बंद कर दिया। उसे हानमान की इतनी ताकत का अंदाजा नहीं था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने अपने बाएं हाथ से मुक्का मारा, लेकिन हानमान ने आसानी से अपनी हथेली से उसे रोक दिया। अचानक उसने अपने दाहिने हाथ से सफेद धूल फेंकी और सीधे हानमान की आंखों में डाल दी। वह इस धूल का इस्तेमाल अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को अंधा करने के लिए करता था। मर जा, जियांग हुआई ने हानमान की छाती पर मुक्का मारते हुए कहा। धिक्कार है, कितनी बेशर्मी है, लिन फैंग ने गुस्से में कहा। तभी उसने कुछ धुंधली आकृतियों को जीवन मरण के अखाड़े की ओर बढ़ते देखा। जीवन मरण के अखाड़े में कभी कभी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी बारी भी आएगी, जिंगयून, परछाई ने डरावने स्वर में कहा। जिंगयून उसका चेहरा देखकर भयभीत हो गई। जिंग हाओ, वह जोर से चिल्लाए। उसने जिंग हाओ के पीछे दूसरे शिष्य को देखा। ये वही युवा शिष्य था जिसे उसी दिन पहले लिन फैंग ने घायल कर दिया था और अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। ये सब शुरू से ही एक जाल था। इस प्रायोजित अध्याय के लिए जोसेफ जी को धन्यवाद। ज़ॉक्सो, बूम, हा। जियांग हुआई ने पीछे से घूमकर निहत्थे हानमान पर हमला कर दिया। उसका इरादा उसे जरा भी आराम करने का मौका न देने का था। उसने हानमान पर लगातार घूंसे बरसाए, क्योंकि बारूद के असर से उसकी आंखों की रोशनी थम गई थी। हानमान की हड्डियों के टूटने की आवाज़ और एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। हालांकि ये सब जियांग हुआई की हंसी में दब गया, जो हानमान की पीड़ा के हर पल का आनंद ले रहा था। वो आदमी तो सचमुच बेशर्म है। उसने शुरू से ही उस पाउडर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई होगी। कितना घिनौना। जीवन मरण के अखाड़े के चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। उनमें से कुछ अपने शिष्यों से बातें कर रहे थे। सबकी निगाहें लड़ाई पर टिकी हुई थीं। जीवन और मृत्यु के अखाड़े में निष्पक्ष रूप से लड़ने के कोई नियम नहीं है। जीतने के लिए आप किसी भी तरीके का सहारा ले सकते हैं, जिंग हाओ ने कहा। फिर भी लिन फैंग ने ऐसा दिखाया मानो उसने वह टिप्पणी सुनी ही न हो और अखाड़े की ओर बढ़ गया। अचानक जिंग हाओ ने उसका रास्ता रोक दिया। हानमान को बचाना असंभव था, क्योंकि उसकी सजा सबके सामने पीट पीट कर मार डालने की थी। मुझे जाने दो, लिन फैंग ने कहा। 8वें ची स्तर पर रहकर भी तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो। मैं अपने मृत भाई जिंग फैंग का बदला ले रहा हूं। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि तुम मेरे निजी द्वेष में शामिल नहीं होना चाहते। जिंग हाओ ने लिन फैंग को धमकी देते हुए कहा। उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं था। शामिल हों? तुम नहीं चाहते कि मैं, जिसने तुम्हारे भाई को मारा है, इसमें दखल दूं? मैंने उसका सिर काट दिया जब वह दया की भीख मांग रहा था, ऐसी दया जो वह दूसरों पर नहीं दिखाता। अब हानमान को मंच से नीचे उतारो और मुझे उसकी जगह लेने दो। अगर मैं स्वेच्छा से जीवन मरण के अखाड़े में नहीं उतरूंगा तो तुम अपने बेचारे छोटे भाई का बदला कैसे ले पाओगे? लिन फैंग ने कहा। जिंग हाओ शिष्यों की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर था। लिन फैंग असाधारण प्रतिभा का धनी था, लेकिन क्या उसकी तुलना शीर्ष रैंकिंग वालों से की जा सकती थी? ये संभव नहीं था। लिन फैंग की बात सुनकर हानमान के चेहरे पर विरोध के भाव थे, लेकिन उसकी आवाज विरोध करने के लिए बहुत कमजोर थी। जिंग हाओ को अपनी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं हुआ और धीरे धीरे उसकी आंखों में क्रोध भर आया। उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, जियांग हुआई, हमला करना बंद करो। जब जियांग हुआई ने जिंग हाओ की बात सुनी तो उसने तुरंत लड़ना बंद कर दिया और जिंग हाओ के अगले आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम आकर हानमान की जगह ले सकते हो, जिंग हाओ ने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे लिए लिन फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा। उसे ऐसे बेकार के शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी। लिन फैंग पलक झपकते ही अखाड़े में कूद पड़ा। उसने देखा कि हानमान का चेहरा खून से लथपथ था और उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था। हड्डियां त्वचा से बाहर निकली हुई दिखाई दे रही थीं। कई उंगलियां अपनी जगह से हट गई थीं और उसकी सांसें घरघराहट के साथ भारी हो रही थीं। लिन फैंग ने हानमान की आंखों पर लगे खून को पोंछा, क्योंकि इस समय वह अपने हाथ हिला नहीं पा रहा था। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। इससे लिन फैंग को याद आया कि कैसे उसे भी पहले इसी हालत में यहाँ छोड़ दिया गया था। हानमान, क्या तुम अकेले अखाड़े से बाहर निकल सकती हो? लिन फैंग ने हानमान से पूछा। कोई बात नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, बस जाए और मेरा बदला ले आइए। हानमान ने पूरे शरीर में हो रहे तीव्र दर्द को सहते हुए मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो। हानमान की मुस्कान देखकर लिन फैंग के सीने में दर्द सा महसूस हुआ।
वह लड़का सचमुच बहुत जिद्दी था, साफ था कि उसमें अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने हान मान को उठने में मदद की और लिन फैंग का सहारा लेकर अखाड़े के किनारे की ओर बढ़ने लगा। जिंग हाओ की आवाज़ सुनकर लिन फैंग रुक गया। जियांग हुआई, तुम जानते हो कि क्या करना है? मैं समझ गया, मुझे उन दोनों को मारना होगा, जियांग हुआई ने उत्तर दिया। जिंग हाओ, जो उत्तर से संतुष्ट था, ने सहमति में सिर हिलाया। जीवन मरण के अखाड़े में आप अपने जीवन या अपने मित्र के जीवन का निर्णय लेने वाले नहीं होते। क्या आप उसकी जगह लेना चाहते हैं? कोई बात नहीं, आप पहले मरेंगे और फिर वह मरेगा। जिंग हाओ ने लिन फैंग को देखते हुए बेफिक्री से कहा, जो हान मान को अखाड़े के किनारे की ओर ले जा रहा था। क्या ऐसा है? लिन फैंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कहा और हान मान को अखाड़े के किनारे पर आराम करने दिया। उसी क्षण जियांग हुआई एक शक्तिशाली अग्नि ऊर्जा से घिरा हुआ उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। आग का गोला, सब मिलकर मरें, जिंग हुआई चिल्लाया। अचानक उसके हाथ में आग का एक गोला प्रकट हुआ, जिससे इतनी तीव्र गर्मी निकली कि मानो हवा भी दम तोड़ रही हो। दफा हो जाओ, लिन फैंग ने अपनी लंबी तलवार निकालते हुए कहा। पूरे अखाड़े में गरज की गड़गड़ाहट गूंज उठी। देखते ही देखते आग की लपटें गरज की गड़गड़ाहट में समा गईं, लेकिन तलवार की गति कम नहीं हुई और वह दौड़ते हुए जियांग हुआई की ओर बढ़ी, जिससे उसकी छाती में एक छोटा सा छेद हो गया, जहां तलवार सीधे उसके शरीर में घुस गई थी। छप छप, जियांग हुआई की छाती के घाव से खून की बूंदें गिर रही थीं। लिन फैंग जियांग हुआई को घोर घातक इरादे से देख रहा था। क्या मैं मरने वाला हूँ? लिन फैंग हंसते हुए बोला। उसने अपनी तलवार फिर से चलाई। चारों ओर गरजने की आवाज़ गूंजी। जियांग हुआई हमले से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमला इतना अचानक हुआ कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। तलवार की झटकेदार तरंग से वह बुरी तरह घायल हो गया और हवा में उछलकर पत्थर के फर्श पर जोर से गिर पड़ा। जियांग हुआई एक भी वार से नहीं बच सका। हर बार जब वह उठने की कोशिश करता तो हवा में उछलकर नीचे चट्टानों पर जोर से गिर पड़ता। गरजती बिजली की कला, उसकी तलवार से निकलने वाली गर्जना। वह गर्जना की कला का उपयोग करके हर वार पर एक गर्जना पैदा कर सकता है। हमारे संप्रदाय का ये कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति है? भीड़ में मौजूद लोग उत्साह से भर उठे, लेकिन वे लिन फैंग को पहचान नहीं पाए क्योंकि उसने मुखौटा पहन रखा था। अगर वे पहचान पाते तो उनमें से कई लोग भ्रम से जागने के लिए खुद को चुटकी काटते। जिंग हाओ भयभीत हो गया। अपमानित होने के कारण उसका चेहरा भयावह लग रहा था। जियांग हुआई लिन फैंग से लड़ नहीं सका, उसे मारना तो लगभग असंभव लग रहा था। जियांग हुआई के पास भागने और जिंग हाओ के पास पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि जिंग हाओ ही उसकी रक्षा करेगा। जियांग हुआई ने लिन फैंग की लंबी तलवार को करीब आते देखा। वह पेट के बल लेटा हुआ था, मानो उठने में असमर्थ हो, लेकिन वह अनजाने में लिन फैंग की विपरीत दिशा में रेंगता रहा। उसके चेहरे पर भय और निराशा के भाव थे। मैं अब और नहीं लड़ूंगा, मैं हार मानता हूं, तुम जीत गए हो। क्या मैं जीत गया? लिन फैंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन मजाक सुना हो। जियांग हुआई ने हान मान को लगभग मार ही डाला था। अगर जियांग हुआई में और ताकत होती तो वह लिन फैंग और हान मान दोनों को मार डालता, लेकिन अब वह खुद को हारा हुआ मान रहा था। हार मानना, क्या उसके किए गए सारे कारनामों के बाद वाकई इतना काफी था? मर जा, जियांग हुआई ने अचानक चिल्लाया। एक सफेद पाउडर लिन फैंग की ओर उड़ा। इसी बीच जियांग हुआई अखाड़े के किनारे की ओर झपटा। सौभाग्य से लिन फैंग ने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी थी। जिंग हाओ, मेरी रक्षा करो, जल्दी करो, जियांग हुआई ने जिंग हाओ की ओर दौड़ते हुए कहा। लिन फैंग परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अखाड़े की सीमा के बाहर जमीन पर कोई भारी चीज जोरदार आवाज के साथ गिरी। दरअसल ये जियांग हुआई का शरीर था, जो पथरीले अखाड़े के चबूतरे से नीचे जमीन पर गिरा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह जिंग हाओ के सामने, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अखाड़े के बाहर गिरा था। जिंग हाओ अखाड़े में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि जीवन मरण के अखाड़े में होने वाली लड़ाई द्वंद्व युद्ध होती थी। यदि वह हस्तक्षेप करता तो उसकी बदनामी होती। हालांकि सीमा क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसके लिए यहाँ कार्रवाई करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। काश तुमने मुझे जीवन मरण के अखाड़े में ही मार डाला होता, जियांग हुआई ने लिन फैंग की ओर व्यंग्य भरी नजर से देखते हुए कहा, जो अभी भी जीवन मरण के अखाड़े के किनारे पर खड़ा था। जीवन मरण का अखाड़ा एक ऐसा युद्ध क्षेत्र था जहां जान दांव पर लगी होती थी। जियांग हुआई अखाड़े से बाहर निकल चुका था। अगर जियांग हुआई अभी भी तूफानी घाटी में होता तो लिन फैंग उसका पीछा करके उसे चुपके से मार सकता था, लेकिन जिंग हाओ के वहां होने के कारण उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। क्या ऐसा है, जब वह जीवन मरण के अखाड़े से बाहर निकल जाएगा तो उसका जीवन मेरे हाथों में नहीं बल्कि देवताओं के हाथों में होगा। उसे मारना नियमों के विरुद्ध है। ये कहने के बाद लिन फैंग ने अपनी 9 हेवी वेव्स तकनीक का उपयोग करके शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न की और उन्हें जिंग हाओ की दिशा में दाग दिया। जिंग हाओ के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। 9 भारी लहरें उसकी हथेली से टकराईं, लेकिन उन पर एक भी निशान नहीं पड़ा। गरजती हुई गड़गड़ाहट। लिन फैंग ने अपनी गर्जनापूर्ण गड़गड़ाहट कौशल का उपयोग करते हुए अपनी तलवार लहराते हुए खुद को जिंग हाओ की ओर झोंक दिया। जिंग हाओ ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसी गर्जनापूर्ण वज्र कौशल का उपयोग करते हुए जवाब दिया। 9 भारी लहरें, मर जाओ। अपनी गर्जनापूर्ण वज्र शक्ति को पूरा करने के बाद लिन फैंग एक बाघ की तरह हवा में उछला और उसकी 9 भारी लहरें निकली, जिन्होंने जिंग हाओ की गर्जनापूर्ण वज्र शक्ति को पूरी तरह से तो नहीं रोका, लेकिन उसे कमजोर कर दिया और लहरें एक अंतहीन सागर की तरह बहती रहीं। जिंग हाओ हैरान रह गया क्योंकि उसने लिन फैंग की इतनी शक्तिशाली क्षमताओं की उम्मीद नहीं की थी। लिन फैंग हर मौके का फायदा उठाकर अपनी गर्जनापूर्ण बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करता था। लिन फैंग का हर वार जिंग हाओ के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधता था। हर बार जब कोई झटका रुकता तो दूसरा झटका आता और घाटी को अपनी लहरों से भर देता। हर बार जिंग हाओ के पास पीछे हटने और भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। जब तक उसने लिन फैंग के सभी हमलों को नाकाम किया, तब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लिन फैंग जियांग हुआई के बगल में खड़ा था। लिन फैंग की लंबी तलवार जियांग हुआई की गर्दन की ओर तनी हुई थी। जब 9 भारी लहरों और गर्जनापूर्ण गड़गड़ाहट का संयोजन हुआ तो इसने एक शक्तिशाली संयोजन बनाया जिसने जिंग हाओ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भले ही ये केवल कुछ कदम ही थे, फिर भी वह खुद पर गर्व कर सकता है। शिष्य क्रम में जिंग हाओ 6ठे स्थान पर है। उसकी ताकत औसत से कहीं अधिक है।
उसने तो अपनी गर्जना गरजने की कला में भी महारत हासिल कर ली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह लड़का गर्जना गरजने की तकनीक में भाई जिंग हाओ के बराबर महारत हासिल कर लेगा और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। भीड़ में लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। लिन फैंग केवल 8वें ची स्तर पर था। जिंग हाओ संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक था और 9वें ची स्तर के कुछ शिष्य भी मिलकर लड़ने पर उसे हरा नहीं पाते। लेकिन लिन फैंग ने जिंग हाओ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जियांग हुआई की जान उसके हाथ में थी। भला किसने सोचा होगा कि ऐसा मोड़ आएगा। लड़ाई पर सबकी टिप्पणियां सुनकर जिंग हाओ को बहुत गुस्सा आया। वह संप्रदाय के शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध था। लिन फैंग की वजह से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी और उसे अपमानित होना पड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आगे बढ़ो, हिम्मत है तो उसे मार डालो। मैं तुम्हारी जिंदगी को एक भयानक सपने में बदल दूंगा, ऐसा भयानक सपना कि तुम हर दिन मरना चाहोगे। जिंग हाओ जियांग हुआई पर तलवार ताने खड़े लिन फैंग पर चिल्ला रहा था। कांपते हुए जियांग हुआई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? सपने में भी नहीं, तुम यहीं कुत्ते की तरह मरोगे। लिन फैंग की तलवार चमकी और उसने जियांग हुआई की गर्दन चीर दी। दृश्य बेहद भयावह था। जियांग हुआई अपनी ही मृत्यु को निहारते हुए आंखें फाड़कर वहीं लेटा रहा। घाव से खून की एक धारा लगातार बह रही थी, जो हवा में उठकर रेत पर गिर रही थी। हवा में खून की मोटी धुंध छाई हुई थी और चारों ओर गहरे लाल रंग की रेत थी। हिम्मत रखो, भीड़ में मौजूद लोगों ने लिन फैंग की हालत पर तरस खाते हुए कहा। जिंग हाओ के सामने घटते दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। लिन फैंग ने हैरानी से उसकी बात अनसुनी कर दी थी। कबीले के नियमों की अवहेलना करते हुए सीधे जियांग हुआई को इतनी बेरहमी से मार डाला था। लिन फैंग ने जिंग हाओ की चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंग हाओ लिन फैंग का पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगा, तो वह बेकार की धमकियों की परवाह क्यों करेगा। आज तुमने मुझे अपमानित कर दिया और भले ही मैं तुम्हें अभी मार न सकूं, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगा, जिंग हाओ ने क्रोध से कहा। सभी लोगों को लगा कि लिन फैंग बहुत बदनसीब है। उसने जिंग हाओ को क्रोधित कर दिया था और कुल के नियमों को तोड़ दिया था। भले ही लिन फैंग मरा न हो, उसे इतनी यातनाएं दी जाने वाली थी कि वह मरने की इच्छा करने लगेगा, और ये तो बस शुरुआत थी। लिन फैंग एक कुशल शिष्य था, लेकिन साधारण शिष्यों की श्रेणी में शीर्ष 10 शिष्यों में से एक के सामने किसी को नहीं लगता था कि वह इतना शक्तिशाली होगा कि उनका मुकाबला कर सके। जिंग यून इतनी घबराई हुई थी कि उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। दुर्भाग्यवश वह एक कमजोर साधिका थी और लिन फैंग की मदद नहीं कर सकती थी। जिंग हाओ अपनी तलवार के एक ही वार से उसे मार सकता था। सभी लोग लिन फैंग को देख रहे थे। लिन फैंग चुप रहा। वह धीरे से मुड़ा और जीवन मरण के अखाड़े में वापस कूद गया। यह क्या कर रहा है? भीड़ में मौजूद लोगों ने लिन फैंग को देखते हुए पूछा, जो पहले ही अखाड़े में वापस आ चुका था। वे सभी स्तब्ध थे। लिन फैंग अखाड़े के बीचों बीच पहुंचा। उसने मुड़कर जिंग हाओ की ओर देखा। बर्फीले ठंडे स्वर में लिन फैंग ने कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। उस क्षण घाटी में पूर्ण सन्नाटा छा गया। लिन फैंग ने छठे रैंक के शिष्य को जीवन मरण के अखाड़े में चुनौती दी थी। मैंने आप लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि कहानी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सस्पेंस पसंद आएंगे ही ज़ोक्सो। अच्छे शिष्य संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। दुष्ट लिन फैंग ने मुखौटा पहन रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। हालांकि घाटी में मौजूद शीर्ष शिष्य भी उसे नहीं पहचान पाते। उसने 9 भारी लहरों की तकनीक और गर्जनापूर्ण गड़गड़ाहट कौशल में महारत हासिल कर ली थी, जिससे साबित होता था कि वह असाधारण प्रतिभा का धनी था और निश्चित रूप से सबका ध्यान आकर्षित करता। जिंग हाओ संप्रदाय की रैंकिंग प्रणाली में छठा सबसे शक्तिशाली शिष्य था और 9वें ची स्तर पर साधना में लिन फैंग से भी ऊपर था। जिंग हाओ ने 3 शिष्यों को, जो स्वयं भी 9वें ची स्तर पर थे, 3 बनाम 1 युद्ध में हराकर अपना नाम प्रसिद्ध किया था। लिन फैंग की साधना का स्तर जिंग हाओ से एक पायदान नीचे था, लेकिन सभी ने देखा था कि लिन फैंग ने जिंग हाओ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसने जिंग हाओ के सबसे करीबी शिष्यों में से एक, जियांग हुआई को मार डाला था। जिंग हाओ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। उसने एक अज्ञात शिष्य को, जो केवल 8वें ची स्तर पर था, उसे पीछे हटने पर मजबूर करने दिया था और यहाँ तक कि अपने शिष्य को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। जिस क्षण सभी को उम्मीद थी कि जिंग हाओ अपना क्रोध प्रकट करेगा और लिन फैंग को दयनीय स्थिति में पहुंचा देगा, लिन फैंग पहले ही जीवन मरण के अखाड़े में वापस आ चुका था। जब सभी उसकी इस हरकत को अविश्वास से देख रहे थे, लिन फैंग ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और अत्यंत ही घमंडी अंदाज में जिंग हाओ को चुनौती दी। भीड़ में मौजूद एक शिष्य ने कहा, शायद वह जानता है कि उसका भाग्य पहले से ही तय है और उसने युद्ध में मरना चुना है। लिन फैंग आखिरकार केवल 8वें ची स्तर पर था और उसकी शक्ति जिंग हाओ की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। जिंग हाओ को बेहद अपमान महसूस हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। यूनहाई संप्रदाय में शामिल होने के बाद से उसे कभी इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ा था। चूंकि तुम मरने की इच्छा जता रहे हो, तो मुझसे बेहतर तुम्हें कौन मार सकता है? जिंग हाओ ने घृणा से भरे स्वर में कहा। जब से उसने लिन फैंग को गर्जनापूर्ण बिजली की शक्ति का प्रयोग करते देखा था, तब से वह जानता था कि लिन फैंग ने उससे झूठ नहीं बोला था। उसके पास निश्चित रूप से जिंग फैंग को मारने की शक्ति थी। उसने न केवल अपने छोटे भाई की हत्या की थी, बल्कि शिष्यों की एक विशाल भीड़ के सामने उसे अपमानित भी किया था। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जिंग हाओ जैसे ही अखाड़े में दाखिल हुआ, उसकी तलवार से एक प्रबल शक्ति उत्पन्न होने लगी। जिंग हाओ के पीछे आकाश की ओर इशारा करती हुई एक मायावी तलवार तैर रही थी। ये जिंग हाओ की तलवार की आत्मा थी। जिंग हाओ ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी तलवार की शक्ति का प्रयोग शुरू कर दिया। वह लिन फैंग को अपनी शक्तियों के बीच का अंतर दिखाना चाहता था। सभी को अंदाजा था कि जिंग हाओ क्या करने वाला है। वह अपने सामने खड़े आम आदमी की तुलना में अपनी ताकत दिखाना चाहता था। अपनी तलवार निकालो और मैं तुम्हें हमला करने से पहले 3 वार करने का मौका दूंगा। देखते हैं तुम्हारी तुच्छ शक्ति 3 वारों में क्या कर पाती है। जिंग हाओ ने अपनी तलवार पकड़े हुए और घमंड से लिन फैंग को नीचा दिखाते हुए कहा। लिन फैंग मुस्कुराया। उसने तुरंत अपनी चांदनी पंख जैसी फुर्ती का इस्तेमाल किया। दिन के उजाले की तरह वह आंखों से ओझल हो गया और फिर जिंग हाओ के सामने प्रकट हुआ। कई मायावी तलवारें बनने लगीं और लिन फैंग की हथेली से सीधे जिंग हाओ की ओर बढ़ीं। जिंग हाओ के सामने पहुंचते ही ये सभी मायावी तलवारें लिन फैंग की तलवार की नोक में समा गईं और जिंग हाओ पर जा गिरीं।
पूरे वातावरण में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। कितना शक्तिशाली! वह गर्जना करने की कला में सचमुच माहिर है। जब भीड़ ने यह आवाज़ सुनी तो वे भयभीत होकर देखने लगे। उसके हमलों से निकलने वाली आवाज़ें ऐसी थीं मानो बिजली हवा को चीरती हुई गुजर रही हो और फिर टकराकर फट रही हो। ये आवाज़ें दूर से देख रहे शिष्यों को भी डरा सकती थीं। जिंग हाओ का चेहरा, जो पहले बेहद बेफिक्र था, अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका था और अब वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। भयंकर गर्जना से घाटी की हवा कांपने लगी। जिंग हाओ के सामने हवा में एक अत्यंत शक्तिशाली मायावी तलवार मंडरा रही थी, जो ढाल का काम कर रही थी। पहला प्रयास, जिंग हाओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा। लिन फेंग ने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उसे अपनी शक्ति और क्षमता पर पूरा भरोसा था। अनगिनत गर्जनाएं गूंज उठीं जब लिन फेंग ने अपना दूसरा प्रहार तैयार किया। ये प्रहार पहले प्रहार से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। जिंग हाओ अभी भी केवल अपनी रक्षा कर रहा था, हमला नहीं कर रहा था। वह अपनी मायावी तलवार को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ये जानते हुए कि अपनी उच्च साधना और तलवार की शक्ति से वह किसी भी प्रकार के हमले का मुकाबला कर सकता है। अपने अगले वार के लिए लिन फेंग जिंग हाओ की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसने अपनी तलवार को आगे बढ़ाया और मूठ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। तलवार अपनी दिशा में आगे बढ़ती रही और हवा में उड़ती हुई जिंग हाओ की ओर जा गिरी। वह क्या कर रहा है? लिन फेंग ने जो किया था उसे देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई। लिन फेंग ने अपनी सारी शक्ति तलवार की नोक पर केंद्रित कर दी और उसे जिंग हाओ की ओर चला दिया। अगर जिंग हाओ ने पहले की तरह इस हमले को स्वीकार कर लिया तो उसके तलवार के प्रभाव से उसकी तलवार की शक्ति को नुकसान पहुंचेगा। जिंग हाओ के लिए यह संभव नहीं था। जिंग हाओ एक पल के लिए अचंभित रह गया और फिर मन ही मन मुस्कुराया। क्या लिन फेंग को सच में लगता था कि यह तरीका काम करेगा? जिंग हाओ पीछे की ओर हटने लगा और साथ ही अपनी तलवार को एक चाप में ऊपर की ओर ले गया और एक सुंदर चाल से उसने कुशलतापूर्वक तलवार के बल का प्रतिकार किया और उसे शक्तिहीन होकर हवा में उड़ा दिया। लिन फेंग ने तलवार छोड़ते ही अविश्वसनीय गति से जिंग हाओ की ओर धावा बोल दिया। अपनी मूनलाइट फेदर एजिलिटी तकनीक का उपयोग करते हुए ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और देखते ही देखते गायब हो गए। दूसरा प्रयास, जिंग हाओ ने घमंड से कहा जब उसने लिन फेंग को अविश्वसनीय गति से अपनी ओर आते देखा। उसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, वह बस लिन फेंग के साथ खेल रहा था। लिन फेंग जिंग हाओ के सामने आ गिरा, लेकिन उसकी तलवार उसके पीछे जमीन पर गिर गई। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? जिंग हाओ ने जीभ दबाते हुए कहा। लिन फेंग ने हवा में उड़ती अपनी तलवार को समेटने की भी कोशिश नहीं की। उसने मुखों से जिंग हाओ पर वार करना शुरू कर दिया। इस तरह जिंग हाओ तीसरे वार को गिन भी नहीं पाया और बिना पलटवार किए लिन फेंग के वार सहने के लिए मजबूर होकर अपमानित होना पड़ा। वह बस लिन फेंग को अपनी ताकत का अंतर दिखाना चाहता था, लेकिन एक बार फिर लिन फेंग की वजह से उसे अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। फिर जिंग हाओ ने लिन फेंग को कुछ ऐसा कहते सुना जिससे वह अंदर तक हिल गया। बस बहुत हो गया, अब मैं खेलना बंद कर रहा हूँ। लिन फेंग जिंग हाओ के सामने घातक इरादे से खड़ी हो गई थी और अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। दोनों के बीच एक तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी कौंधी और फिर आंखों से ओझल हो गई। जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे देखकर जिंग हाओ स्तब्ध और भयभीत रह गया। ऐसा लग रहा था मानो वह लिंग फेंग का मतलब समझ गया हो। इस लड़ाई में जिंग हाओ शिकारी नहीं था, बल्कि लिंग फेंग ही उसके साथ खेल रहा था। अगर उसने घमंड में आकर लिंग फेंग को 3 बार न किए होते तो क्या नतीजा अलग होता? जिंग हाओ के पास अब अपने किए पर पछतावा करने का मौका नहीं था, क्योंकि वह अपनी आखिरी सांस ले चुका था। तीसरा प्रयास, लिन फेंग ने कहा और उसकी आवाज अखाड़े के चारों ओर फैली सन्नाटे भरी हवा में गूंज उठी। जिंग हाओ अभी भी अखाड़े के बीचों बीच सुरक्षित खड़ा था, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि लिन फेंग बस उसके पास से गुजरा और उसकी तलवार उठा ली जो पहले हवा में उड़ गई थी। पूरा अखाड़ा एकदम शांत था, सबने यह आवाज सुनी थी। लिन फेंग के शब्द घाटी में गूंजते ही एकमात्र दूसरी आवाज जिंग हाओ के शरीर के जमीन पर गिरने की थी। उसकी गर्दन पर पहले से मौजूद एक अनदेखे घाव से खून बह रहा था। सभी लोग स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या जिंग हाओ हार गया था? लिन फेंग ने किस प्रकार हमला किया था? तलवार म्यान से निकालने की कला। भीड़ में कई कुलीन शिष्य मौजूद थे। उन्होंने लिन फेंग और जिंग हाओ के बीच से गुजरती तलवार की चमक देखी थी। तलवार इतनी तेजी से गुजरी कि वह आकाश में एक उल्कापिंड की तरह चमकती हुई गायब हो गई। अचानक सभी लोग उस लड़ाई के बारे में चर्चा करने लगे जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। छठे दर्जे के शिष्य को लिन फेंग ने हरा दिया था और युद्ध का परिणाम उसकी मृत्यु थी। कौन है ये? सभी को आश्चर्य हो रहा था कि किस शिष्य ने इतना अहंकार दिखाया कि सीधे 2 लोगों को मार डाला। उसने 9वें स्तर के और संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक जिंग हाओ को कैसे हराया? लिन फेंग ने साबित कर दिया था कि वह वास्तव में प्रतिभाशाली है और इस प्रदर्शन के बाद किसी को भी उसकी कुशलता पर संदेह नहीं रहा। जिंग हाओ को हराने की खबर यूनहाई संप्रदाय में तेजी से फैलने वाली थी। उस समय खाई के ऊपर कई लोग लिन फेंग के अंतिम तलवार के वार के बारे में चर्चा कर रहे थे। खाई से कुछ ही दूरी पर एक चहल पहल भरे मंडप के अंदर एक शांत बूढ़ा व्यक्ति दूर तक खाली निगाहों से घूर रहा था और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, उस युवक ने तलवार म्यान से निकालने की कला में महारत हासिल कर ली है। उसमें वाकई अद्भुत प्रतिभा है। वह बूढ़ा व्यक्ति वही था जिससे लिन फेंग की मुलाकात शिंगचेन पवेलियन में हुई थी, जिसने लिन फेंग को अपने पिछले जन्म के एक अत्यंत शक्तिशाली काल्पनिक भिक्षु की याद दिला दी थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस तलवार को उसने अपने एक प्रतिभाशाली युवा शिष्य को उपहार में दिया था वह जीवन मरण के अखाड़े में प्रकट होगी। इसी तरह उसने लिन फेंग को पहचाना था। तूफानी घाटी वह स्थान था जहां यूनहाई संप्रदाय के अनेक शिष्य अपनी साधना और युद्धकला का अभ्यास करने के लिए वास्तविक युद्ध में जाना पसंद करते थे। संप्रदाय के शीर्ष शिष्य, जिनमें कई कुलीन शिष्य भी शामिल थे, तूफानी घाटी में एकत्रित रहते थे। घाटी में किनारे से युद्ध देख रहे यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों की विशाल संख्या को देखकर ही यह स्पष्ट हो जाता था कि यह संप्रदाय एक उत्कृष्ट संप्रदाय था। बूढ़े आदमी जिंग यून और हान मान को छोड़कर भीड़ में केवल एक ही शिष्य था जो जिंग हाओ के हत्यारे की पहचान जानता था। उस व्यक्ति का नाम बुओ हाई था, वही युवा शिष्य जिसने जिंग फेंग की मौत का बहाना बनाकर जिंग यून को ब्लैकमेल किया था। नतीजा ये हुआ कि लिन फेंग ने उसे बुरी तरह पीटा। बाद में उसने जिंग हाओ को ढूंढा और लिन फेंग और बाकी 2 लोगों के कपड़ों को याद करके समूह की पहचान की।
वह खाई में उतरते समय उनका पीछा कर रहा था। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था, जिसके तहत वह जिंग हाओ का इस्तेमाल लिन फेंग और हान मान को मारने के लिए करेगा और फिर जिंग यून को इनाम के तौर पर ले जाएगा। गो हाई ने अपनी आंखों से देखा कि लिन फेंग ने जिंग हाओ की हत्या कर दी, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वह इतना भयभीत हो गया कि उसने चुपके से भागने की कोशिश की, ये जानते हुए कि अगला नंबर उसका ही होगा। तुम अब जाना चाहते हो, लेकिन क्या अब जाना जल्दबाजी नहीं होगी, जबकि तुम अपने जाल में इतने सफल हो चुके हो? लिन फेंग ने गो हाई से बर्फीले स्वर में कहा। लिन फेंग ने ध्यान से देखा था कि गो हाई जिंग हाओ के पीछे छिपकर उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। गो हाई रुक गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में से हरन दौड़ गई जब उसने महसूस किया कि लिन फेंग की ठंडी निगाहें उसकी पीठ को भेद रही हैं। जब गो हाई ने लिन फेंग की आवाज़ सुनी तो वह मुड़ गया। गो हाई मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह मुस्कान उसके अंदर छिपे डर को छुपाने के लिए थी, जो देखने में भद्दा लग रहा था। आप गलतफहमी में हैं बड़े भाई, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। गो हाई ने आदरपूर्वक लहजे में कहा, मानो वह लिन फेंग को जानता ही न हो। तो क्या तुम झूठ बोलकर यह कहना चाहते हो कि तुम मुझे नहीं जानते? लिन फेंग मुस्कुराते हुए बोला। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से जानलेवा इरादा झलक रहा था, जिसे उसने छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। कृपया याद रखें कि हम तूफानी घाटी में हैं, जीवन मरण के अखाड़े में नहीं। आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते, गो हाई ने कांपती और कमजोर आवाज में कहा, जिसे महसूस हो रहा था कि लिन फेंग जान से मारने के इरादे से उसकी ओर बढ़ रहा है। मुझे पता है, लिन फेंग ने उदासीन स्वर में कहा। धमाका! अचानक शक्तिशाली लहरें गो हाई पर जोर से टकराईं और उसे जमीन पर गिरा दिया। गो हाई के पास कोई चारा नहीं था, उसने प्रतिरोध करने की कोशिश भी नहीं की। लिन फेंग द्वारा जिंग हाओ को मार गिराने के बाद क्या उसमें इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की शक्ति बची थी? लिन फेंग ने एक हाथ से गो हाई को पकड़ा और उसे सीधे जीवन मरण के अखाड़े में फेंक दिया। फिर लिन फेंग ने अपनी तलवार उठाई और गो हाई के पास पहुंचा, जो पथरीले अखाड़े पर बुरी तरह गिरने के बाद खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब आप जीवन और मृत्यु के अखाड़े में हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। भीड़ ने लिन फेंग को देखा, वे सदमे से अवाक रह गए। कोई व्यक्ति इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है? यह मेरा फैसला नहीं था, मैंने खुद यहाँ आने का फैसला नहीं किया था। तुम ऐसा करके संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संप्रदाय के नियमों को इतनी बेशर्मी से तोड़ने की? गो हाई ने लिन फेंग से ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे अखाड़े में फेंक देगा। वह डर से सिर से पैर तक कांपने लगा। लिन फेंग और गो हाई के बीच अचानक एक तेज रोशनी चमकी, जिससे उसका सिर हवा में उछल गया। क्या उस संप्रदाय में सचमुच ऐसे नियम हैं? अगर ऐसा है तो मुझे उन्हें नजरअंदाज करना ही पड़ेगा, लिन फेंग ने गुस्से के भाव से कहा और अंततः अपनी तलवार म्यान में रख ली। अगर उस संप्रदाय के वाकई में नियम होते तो क्या ल्यूफी बिना किसी चर्चा के धनुष निकालकर उसे मारने की हिम्मत करती? यदि उस संप्रदाय के वास्तव में नियम होते तो क्या कुलीन शिष्य बिना उकसाए ही उसे मौत की धमकी देते? ये नियम जाहिर तौर पर सभी शिष्यों पर लागू नहीं होते। अगर आप काफी बलवान हैं, अगर आपने काफी कौशल हासिल कर लिए हैं, अगर संप्रदाय में आपका उच्च स्थान है, तो एक ही नियम है, नियम यह है कि कोई नियम नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो वह संप्रदाय के वरिष्ठों को चुनौती दे रहा हो कि वे उसे अन्य शिष्यों की हत्या के लिए दंडित करने की कोशिश करें। लिन फेंग को लोगों को मारने में आनंद नहीं आता। पिछले जन्म में यदि कोई किसी को मारता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन इस दुनिया में कई लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, जबकि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इससे लिन फेंग को यह समझ आया कि इस दुनिया में केवल बलवान ही जीवित रह सकते हैं। यह एक क्रूर दुनिया थी, इसलिए यदि कोई उसे मारना चाहता था तो वह निर्दयता से उन्हें मार डालता था। जो कोई भी उसकी जान लेने का प्रयास करता, चाहे उसका पारिवारिक संबंध, सामाजिक स्थिति या लिंग कुछ भी हो, वह अपनी जान गंवा बैठता, सभी उसकी तलवार के वार से मारे जाते। लिन फेंग मुस्कुराते हुए अखाड़े के किनारे बैठे हान मान के पास वापस गया। उसने लिन फेंग से कहा, मुझे कभी शक नहीं था कि तुम उन्हें मार डालोगे। नियम हो या न हो, वे तो पहले ही मर चुके थे। लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके बाद वे सभी खुशी से रहे। आज देर रात तक काम करने की वजह से पोस्ट करने में थोड़ी देरी हो गई। ये बुधवार की नियमित पोस्ट है। दुर्भाग्यवश आज आपके लिए कोई रोमांचक मोड़ नहीं है। बस लिन फेंग एक बेहद शक्तिशाली संप्रदाय को उसे दंडित करने की चुनौती देता है। मुझे यकीन है कि यह आपको पसंद आएगा। ही ज़ॉक्सो, आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। आशा है आपको यह अध्याय पसंद आएगा। आज का ये स्पॉन्सर्ड चैप्टर है। जसकिरत के और जोसेफ जी को विशेष धन्यवाद। आप सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि आज कोई सस्पेंस नहीं है। मैंने सोचा कि छुट्टी के दिन भी मैं आपको ये स्पॉन्सर्ड चैप्टर दे दूं, क्योंकि कल देर तक काम करने के कारण मैं इसे समय पर पूरा नहीं कर पाई थी। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल था। आप सभी के निरंतर समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ज़ॉक्सो, लिन फेंग और जिंग यून हानमान के कमरे में थे। वे हानमान को घूर रहे थे और चिंता से उसकी चोटों को देख रहे थे। ये चोटें बहुत गंभीर हैं, लिन फेंग ने हानमान की चोटों की जांच करते हुए कहा। हालांकि साधकों में अन्य लोगों की तुलना में प्राकृतिक रूप से ठीक होने की क्षमता अधिक होती है, फिर भी उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का हर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया हो, टूटी हड्डियों से लेकर आंतरिक अंगों तक। बिना किसी सहायता के उसका ठीक होना असंभव था। कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी हमेशा से ही मुश्किलों भरी रही है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, हानमान ने आशावादी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी साधना का क्या हाल है? लिन फेंग ने उसे घूरते हुए कहा। हानमान ने लिन फेंग की नजरें बचाईं। वह लिन फेंग की आंखों में नहीं देख पा रहा था। सही बात है, भले ही वह मरने वाला नहीं था, लेकिन उसकी साधना शक्ति को नुकसान पहुंचा था और उचित देखभाल के बिना वह अंततः अपाहिज हो जाएगा, जिसकी ताकत एक आम इंसान से भी कम होगी। लिन फेंग, चलो ब्लैक विंड माउंटेन चलते हैं और कुछ खूंखार जानवरों को मारकर कुछ वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, जिन्हें हम अमरता की गोलियों के बदले में देंगे ताकि हानमान का इलाज कर सकें, जिंग यून ने कहा। हानमान संप्रदाय का एक साधारण शिष्य था और उसकी जगह लेने के लिए कई शिष्य मौजूद थे। यदि आप कुलीन शिष्य नहीं होते तो संप्रदाय अंततः आपको केवल साधारण आवास ही प्रदान करता। यदि आपने संप्रदाय की कोई बड़ी सेवा की होती या आपके पास असाधारण शक्ति होती तो वे आपको कुलीन शिष्यों में शामिल कर लेते। साधना के मार्ग पर दुर्लभ क्षमता दिखाने वाले लोग संप्रदाय के महत्वपूर्ण और सम्मानित सदस्य बन जाते।
साधारण शिष्य होने के नाते वे संप्रदाय की मदद पर भरोसा नहीं कर सकते थे। जहां तक हानमान का सवाल है, एक साधारण शिष्य को बचाने के लिए संप्रदाय को इतनी कीमती सामग्री बर्बाद करने का क्या लाभ होगा? इससे काम नहीं चलेगा, उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर एक साधारण गोली से भी उसका इलाज हो जाए तो उसके घायल शरीर पर इसके दुष्प्रभाव बहुत बुरे होंगे, लिन फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई और समाधान है? जिंग यून ने पूछा। लिन फेंग अचानक खड़ा हुआ, मुड़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। मैं रसातल के कगार पर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लिन फेंग ने शांत भाव से कहा। जिस कमरे से लिन फेंग अभी अभी निकला था उसमें पूरी तरह सन्नाटा छा गया। जिंग यून घबराकर कांप उठी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हानमान मुस्कुरा रहा था। हालांकि उसका चेहरा खुशी से मुस्कुराता हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नमी झलक रही थी। अथाह खाई का कगार, लिन फेंग जैसा व्यक्ति ही इस तरह का विचार सोच सकता है। केवल लिन फेंग जैसा व्यक्ति ही अपनी साधना के बल पर वहां जाने का साहस कर सकता है। रसातल की खाई यूनहाई संप्रदाय के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में से एक थी। ये जीवन मरण के अखाड़े से भी अधिक प्रसिद्ध थी। जीवन मरण के अखाड़े में युद्ध में भाग लेने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन कभी कभार कोई न कोई जरूर होता था। हालांकि रसातल की खाई में जाने वाले लोग तो बेहद कम थे। वहां जाने का साहस करने वाले वे लोग थे जो सचमुच ज्ञान या मृत्यु की तलाश में थे। यूनहाई संप्रदाय में कई शिष्यों ने रसातल की खाई का नाम सुना था, लेकिन उन्होंने कभी उसे देखा नहीं था और न ही उसके अंदर की कहानी सुनी थी। वहां प्रवेश करने का प्रयास करना भी बहुत खतरनाक था और जो लोग गए भी, वे कभी वापस आकर कहानी नहीं सुना पाए। सबने सुना था कि अगर आप रसातल की खाई की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो संप्रदाय आपको स्वीकार कर लेगा और आपको एक अनमोल खजाना मिलेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो इसके परिणाम भयावह होंगे। यूनहाई पर्वत की चोटी पर एक रहस्यमयी गुफा थी जहां साधारण शिष्यों का पहुंचना बहुत कठिन था। वह गुफा ही रसातल की खाई तक जाने का मार्ग थी। उस समय लिन फेंग गुफा के प्रवेश द्वार पर था। मैं, यूनहाई संप्रदाय का लिन फेंग, रसातल की खाई को चुनौती देने का साहस करता हूँ, लिन फेंग ने प्रवेश द्वार के सामने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों में समा गई और अनंत काल तक गूंजती रही। कुछ देर बाद एक आवाज सुनाई दी, लेकिन यह आवाज गूंजी नहीं और ऐसा लगा जैसे गुफा के अंदर से तुरंत आई हो। अंदर आएं। ठीक है, लिन फेंग ने जवाब दिया और तुरंत गुफा के अंदर चलने लगा। गुफा का रास्ता अंधेरा था और इतनी गहराई में कहीं भी रोशनी नहीं थी, फिर भी आसपास का नजारा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। गुफा के दोनों ओर दीवारों पर चित्र और प्रतीक बने हुए थे। वह आगे बढ़ता रहा और गुफा के उस हिस्से को देख सका जहां हल्की रोशनी थी। वह तुरंत उस रोशनी की ओर चल पड़ा। गुफा के इस हिस्से में पत्थरों से बना एक पलंग था, एक मेज और कुर्सी थी जिस पर एक मोमबत्ती रखी थी। कमरा बहुत ही साधारण था। पलंग पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने काला लबादा ओढ़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था, सांस लेने का भी कोई संकेत नहीं था। काफी देर बाद बूढ़े आदमी ने कुछ कहा। क्या तुम रसातल के कगार पर जाना चाहते हो? काले लबादे में लिपटे बूढ़े व्यक्ति ने आंखें बंद किए हुए कहा। हाँ, मैं करता हूँ, लिन फेंग ने उत्तर दिया। और आप वहाँ किस कारण से जाना चाहते हैं? मेरा दोस्त घायल हो गया है, उसकी हड्डियां टूट गई हैं और उसके आंतरिक अंगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसे अपाहिज होने से बचाने के लिए मुझे संप्रदाय के समर्थन की आवश्यकता है। मुझे ऐसी दवाइयां चाहिए जो बिना किसी दुष्प्रभाव के उसे ठीक कर सकें, लिन फेंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। काले लबादे पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक गहरा भाव था, मानो उनकी निगाहें लिन फेंग की आत्मा में उतर रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके आर पार देख सकते हों। अगर गोलियां पाने का इतना आसान तरीका होता तो सभी शिष्य इसे आजमाते, लेकिन तुम अभी केवल 8वीं परत पर हो। रसातल की खाई की परीक्षा उत्तीर्ण करना अत्यंत कठिन होगा। अपनी आत्मा को मुक्त करो ताकि मैं उसे देख सकूं। लिन फेंग ने सिर हिलाया। एक छोटा सांप प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही काली आत्मा प्रकट हुई वह तुरंत छिप गया और गायब हो गया। क्या सचमुच? काले लबादे वाले बूढ़े ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि उसे व्यापक ज्ञान था, उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई आत्मा भी हो सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे सांप हवा में उड़ रहा हो, लेकिन वह पतला और कमजोर दिख रहा था। वह किसी खूंखार जानवर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी पालतू जानवर से भी कमजोर लग रहा था। इस रास्ते से होकर आप खाई के कगार तक जा सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। उस कमरे में कई रास्ते थे जो अलग अलग जगहों की ओर जाते थे और उन सभी रास्तों पर जाने के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। धन्यवाद बड़े साहब, लिन फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह बिना किसी झिझक या पछतावे के गलियारे में प्रवेश कर गया। जब बुजुर्ग ने लिन फेंग को मार्ग में प्रवेश करते देखा तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। 8वीं परत और उसकी आत्मा इतनी कमजोर थी कि उसके लिए रसातल की खाई में परीक्षा उत्तीर्ण करना लगभग असंभव था। जिस मार्ग को बुजुर्ग ने अभी लिन फेंग को दिखाया था वह जानबू की खाई की ओर जाता था। यह सबसे कम खतरनाक परीक्षा थी और लिन फेंग किसी भी समय बाहर आ सकता था। हालांकि इसकी कठिनाई का स्तर सभी परीक्षाओं में सबसे अधिक था। टीएल जंगो झांगू चीनी युद्ध ढोल, मैंने आसान अनुवाद के लिए इस नाम का चयन किया है। लिन फेंग अपने दोस्त के लिए आया था, इसलिए काले लबादे वाले बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि लिन फेंग को ज्यादा चोट लगे। इसीलिए उन्होंने लिन फेंग को उस एकमात्र जगह पर जाने दिया जहां से वह हार मानकर वापस लौट सकता था अगर उसे लगता कि रास्ता बहुत कठिन है। ढोल से 100 वर्षों से कोई आवाज नहीं निकली थी, जिसका अर्थ यह भी था कि 100 वर्षों में कोई भी इस गलियारे की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया था। लिन फेंग गलियारे में दाखिल हुआ। अंदर घोर अंधेरा था। इस गलियारे में अनगिनत हाथ से तराशी हुई पत्थर की सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। ऊपर तक 1000 से भी ज्यादा सीढ़ियां थीं और अंत में उसे एक सादा लेकिन विशाल चौकोर कमरा दिखाई दिया। लिन फेंग कमरे में पहुंचा और उसने एक विशाल पत्थर का दरवाजा देखा जो कमरे में प्रवेश का एकमात्र द्वार था। जैसे ही लिन फेंग पास पहुंचा, ये विशाल पत्थर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और लिन फेंग अंदर चला गया। कितनी रहस्यमयी जगह है, लिन फेंग ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी अचानक रास्ता खुल गया और उसे अंदर जाने की अनुमति मिल गई। शुद्ध और ताजी हवा ने लिन फेंग की नाक को भेद दिया। ये कमरा बादलों और धुंध से घिरा हुआ था और हवा में हल्की ठंडक थी। कमरे का माहौल खतरनाक होने के साथ साथ रहस्यमय भी था। कमरे में 8 बड़े ढोल थे।
ये ढोल उसकी पिछली दुनिया के युद्ध ढोलों जैसे दिखते थे जिन्हें सैन्य हमलों के दौरान बजाया जाता था। वे उसकी दुनिया के युद्ध ढोलों से हूबहू मिलते जुलते थे। बूम! पत्थर के बने विशाल दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए। लिनफेंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। अगर सिर्फ एक भी आवाज़ निकले तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सफल हो गया हूँ। लिनफेंग पत्थर के दरवाजों के पीछे खुदे हुए इन बड़े अक्षरों का अर्थ समझ गया था। फिर वह उस क्षेत्र के केंद्र में गया और चारों ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन ढोलों में ऐसा क्या रहस्य छिपा है। परीक्षा पास करने के लिए उसे बस एक ढोल से आवाज़ निकालनी थी। हाँ, लिनफेंग ने अपनी मुट्ठी में ऊर्जा को संघनित करते हुए एक ढोल की ओर दौड़ लगाई और बेतरतीब ढंग से ढोल पर मुक्के मारे। लिनफेंग ने भौहें चढ़ाईं। वह फिर से आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी में 5000 जिन की शक्ति केंद्रित करके सीधे ढोल पर प्रहार किया। ढूंढनंगग की एक तीव्र कंपन पूरे वातावरण में फैल गई। कंपनें आपस में मिलकर एक शक्तिशाली तरंग बनने लगीं। जब सभी तरंगें एक हो गईं तो बची हुई अकेली तरंग सीधे लिनफेंग की ओर वापस चली गई। बूम! शक्तिशाली लहर लिनफेंग से टकराई जिससे वह हवा में उछल गया और पीछे की ओर जा गिरा। खांसी खांसी! लिनफेंग जमीन पर गिर पड़ा और 2 बार खांसा। अपने मुंह से खून निकलते देख वह स्तब्ध रह गया। क्या वो 9 हैवी वेव्स थीं? लिनफेंग की आंखें ढोल पर टिकी हुई थीं। उस पर अभी अभी 9 भारी तरंगों की तकनीक से हमला हुआ था और उस 9 भारी तरंगों की शक्ति उसकी समझ से कहीं अधिक थी। ये ढोल हमलों को वापस लौटाने और उनकी शक्ति को दोगुना करने में सक्षम थे। कितना रोचक है! इन ड्रमों ने मेरे हमलों का जवाब कैसे दिया? लिनफेंग बैठकर मौजूदा हालात पर गहराई से सोच रहा था। पहली और दूसरी बार वह सिर्फ एक दबी हुई डूं जैसी आवाज़ ही निकाल पाया था। उसके दोनों ही वारों में ढोल से असली ढोल जैसी कोई आवाज़ नहीं निकली थी। और उसके हमले जितने जोरदार होते उतना ही जोरदार पलटवार उस पर होता था। ये वाकई एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। चूंकि यह एक प्राचीन संप्रदाय की परीक्षा है इसलिए इसे पास करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। बस अभी तक मैंने उस उपाय के बारे में सोचा नहीं है। इसके अलावा काले लबादे वाले बड़े गुरु को पता है कि मैं 8 परतों का साधक हूँ और मेरी आत्मा कमजोर है। उन्होंने मेरे लिए सबसे आसान परीक्षा चुनी होगी। अगर मैं सबसे आसान परीक्षा पास नहीं कर पाया तो हानमान की मदद के लिए संप्रदाय से समर्थन कैसे मिलेगा? लिनफेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उछल पड़ा। उस पल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और साथ ही बड़े बुजुर्ग का इरादा भी समझ आ गया। ये परीक्षा आसान नहीं थी बल्कि सबसे कठिन थी। गुफा में बैठा वह बूढ़ा वास्तव में यही चाहता था कि मुश्किलों का सामना करने पर लिनफेंग उसके पास वापस लौट आए। यह इस बात की परीक्षा थी कि अमर बनने के अपने रास्ते में वह कितना अडिग रह सकता है। अंधकार में आत्मा बाहर आओ, लिनफेंग ने सोचा। लिनफेंग ने अपनी अंधकार में आत्मा को मुक्त किया। तुरंत ही उसकी दृष्टि संसार के रहस्यों को भेदने में सक्षम हो गई। अपनी अंधकार में आत्मा का उपयोग करते ही उसकी सभी क्षमताएं और कौशल, यहाँ तक कि उसकी समझने की शक्ति भी और अधिक शक्तिशाली हो गईं। उसकी लंबी तलवार से धातु जैसी ध्वनि निकली। एक जोरदार गर्जना पूरे वातावरण में फैल गई और एक ढोल से टकराए। पसशश बूम! गुफा के वातावरण में सीटी की आवाज और गरजती गर्जना गूंज उठी। हमले ने ढोल पर प्रहार किया लेकिन फिर पहले की तरह शक्ति उलट गई और दोगुनी हो गई। तलवार कांप उठी और उसने जवाबी हमले को रोकने की कोशिश की। लिनफेंग के कपड़े बुरी तरह फट गए थे। उसके शरीर पर लगे घावों से खून बह रहा था। ठीक यही लिनफेंग ने अनुमान लगाया था। जवाबी हमलों की शक्ति उसके पिछले हमलों की शक्ति से ठीक दोगुनी थी। खुद को बचाने की उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। मुझे बस अपने कौशल को सुधारना है, लिनफेंग ने पीछे हटे बिना कहा। उसने एक बार फिर गर्जनापूर्ण बिजली का प्रयोग किया लेकिन इस बार अपनी पूरी शक्ति से 8 ढोलों में से एक पर हमला किया। झांगू की खड़ी चट्टान के ऊपर से तेज हवा सीटी बजा रही थी। तलवार की ऊर्जा हर दिशा में निकलती हुई दिखाई दे रही थी। चट्टान के किनारे पर एक बेहद तेज हवा चल रही थी। ये तलवार की ऊर्जा का एक शक्तिशाली बवंडर था। जैसे जैसे आप 8 ढोलों के करीब पहुंचते गए तलवार की ऊर्जा और भी घनी और उग्र होती गई। वातावरण में लगातार सीटी की आवाजें और गरजने की आवाजें गूंज रही थीं जिससे चारों ओर तेज हवा चलने लगी थी। लिनफेंग भूल गया था कि उसने कितनी बार अपनी गर्जनापूर्ण शक्ति का प्रयोग करके ढोलों पर प्रहार किया था। तलवार से निकली ऊर्जा लिनफेंग के शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी परत की तरह फैल गई, मानो उसे किसी भी हमले से बचा रही हो। तलवार के शक्तिशाली प्रहार ढोलों पर लगातार बरसते रहे। लिनफेंग का शरीर सिर से पैर तक घावों से भरा हुआ था। कुछ घाव मामूली खरोंच थे जबकि कुछ इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। जो भी उसे देखता उसे लगता कि वह अभी किसी भयंकर युद्ध से लौटा है। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो लिनफेंग सब कुछ भूल गया हो। वह अपनी तलवार की असीम ऊर्जा में लीन हो गया था और उसके रहस्यों को उजागर करने लगा था। कभी खुद का बचाव कर रहा था, कभी हमला कर रहा था, कभी खुद का बचाव कर रहा था, कभी फिर हमला कर रहा था। अगर कोई वहां लिनफेंग को देख रहा होता तो वह जरूर उसे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना बंद करने के लिए चिल्लाता। हर बार जब वह ढोल पर हमला करता तो वह पलटवार से अपना बचाव कर रहा होता। फिर वह गर्जनापूर्ण बिजली का इस्तेमाल करके ढोल पर दोबारा हमला करता। भले ही पलटवार उसके अपने हमलों से दोगुने शक्तिशाली होते फिर भी वह लगातार उन पर हमला करता रहता। अभी तक कोई आवाज नहीं आई। इस वास्तविकता ने उसे चौंका दिया। हालांकि ऐसा करना उसके लिए बेहद खतरनाक था, फिर भी वह समझ गया कि उसने कितनी प्रगति कर ली है। पहले जब वह गर्जनाशील वज्र विद्या का अभ्यास कर रहा था तब उसे लगता था कि वह उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और इस तकनीक में पूरी तरह निपुण है। झांगू की चट्टान पर पहुंचकर उसे समझ आया कि उसने इस विद्या में महारत हासिल नहीं की है बल्कि केवल बुनियादी बातों को ही समझा है। एक सच्चे शक्तिशाली साधक की तुलना में उसकी तकनीक मां की गोद से निकले एक नवजात शिशु के स्तर की ही थी। शुरुआत में वह अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल करके केवल एक ढोल पर हमला करता था। फिर समय बीतने के साथ उसने 2 फिर 3 ढोलों पर हमला करना शुरू किया और अंत में 8 ढोलों पर हमला करने लगा। वह 8 ढोलों पर हमला करता था और साथ ही उन पर पलटवार भी करता था। हर बार उसे अपने पहले हमले से कई गुना अधिक शक्तिशाली पलटवार मिलता था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो पलटवार से उसका कोई अंग टूट सकता था या उसकी पसलियां चकनाचूर हो सकती थीं।
उसकी तलवार चलाने की तकनीक में काफ़ी गहराई आ गई थी। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने हमलों की शक्ति बढ़ा दी और अभ्यास जारी रखा। उसके हमलों की शक्ति पहले दोगुनी फिर तिगुनी हो गई और वह तब तक अभ्यास करता रहा जब तक कि उसके प्रत्येक प्रहार की शक्ति मूल शक्ति से 7 गुना नहीं हो गई। हर बार जब उसे लगता कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है तो उसे उस सीमा को पार करने का तरीका मिल जाता। फिर उसने अपनी शक्ति को 7 गुना बढ़ा दिया और एक ही समय में 8 ढोलों पर हमला कर दिया। उसका शरीर इस तरह के कठोर प्रशिक्षण से होने वाले दर्द और दबाव का आदी हो चुका था। दुर्भाग्यवश ड्रमों से केवल एक ही तरह की धीमी और अस्पष्ट ध्वनि निकल रही थी और उनसे ऐसी ध्वनि नहीं निकल रही थी जो परीक्षा में पास हो सके। डॉट 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 डॉट। लाइफ और डेथ एरेना के चारों ओर असंख्य लोग जमा थे। यहाँ क्या हुआ? बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, भीड़ ने जीवन मरण के अखाड़े में खड़े व्यक्ति को घूरते हुए कहा। वे असमंजस में थे। ये वरिष्ठ शिष्य चेन शिंग हैं। 2 महीने पहले ही ये सबसे शक्तिशाली साधारण शिष्य बन गए थे क्योंकि इन्होंने एक कुलीन शिष्य को एक ही वार में हरा दिया था और इन्हें कुलीन शिष्यों में प्रवेश मिल गया था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हे चेन जिंग की परवाह कौन करता है? क्या तुमने नहीं देखा कि तूफू और उसका साथी शिष्य लिंगहू यहाँ हैं? क्या आप कह रहे हैं कि तूफू और लिंगहू भीड़ में हैं? भीड़ शोरगुल मचा रही थी और इन घटनाओं के पीछे के कारणों पर तरह तरह की चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। तूफू यूनहाई संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि वे सबसे शक्तिशाली कुलीन शिष्य थे। जहां तक लिंगहू की बात है, यूनहाई संप्रदाय का कहना था कि उनका एक भी शिष्य ऐसा नहीं था जो उन्हें न जानता हो, क्योंकि उन्हें संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली शिष्य माना जाता था। लिंगहू हेशान ने संप्रदाय के भीतर साधना के मार्ग पर सभी को, यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठों को भी, पीछे छोड़ दिया था। जीवन मरण के अखाड़े में इतने शक्तिशाली शिष्य को देखने के बाद हर कोई शांत कैसे रह सकता था? क्षितिज पर हवा बेचैन होती जा रही थी। आकाश में एक पौराणिक दिखने वाला रॉक पक्षी अपने पंख फैलाकर उस स्थान की ओर उड़ रहा था। हर कोई देख सकता था कि वह अत्यंत शक्तिशाली था। यह आ रहा है। लाइफ और डेथ एरेना के आसपास मौजूद लोगों ने आकाश में उड़ती हुई आकृति को देखते हुए कहा। वे सभी तनाव में थे। पौराणिक रोग पक्षी की गति अत्यंत तीव्र थी। पलक झपकते ही वह तूफानी घाटी में पहुंच गया। यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों की भीड़ फिर से शोर मचाने लगी। वे एक के बाद एक जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अरे बाप रे, यहाँ तो लोग हैं। 2 लोग उस मशहूर रॉक पर सवार हैं। क्या आप देख सकते हैं कि वहाँ एक खूबसूरत लड़की भी है? इस दृश्य को देखकर लोगों के दिल उत्साह से धड़कने लगे। पौराणिक रॉक बकरा लोगों को ले जा रहा था और उसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की भी थी। क्या अद्भुत दृश्य था! यह उन निचले स्तर के शिष्यों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला था, जिन्होंने आज पहले ही कई चौंकाने वाली चीजें देख ली थीं। इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहता हूँ। पक्षी जीवन मरण के अखाड़े में उतरा। जिस गति से वह आया था वह अकल्पनीय थी। भीड़ ने साफ देखा, वह रोग एक आत्मा थी। उसके दोनों पंख फैले हुए थे और वह बिल्कुल असली रोग जैसा लग रहा था। रोग की आत्मा एक युवा अज्ञात शिष्य की थी। उसका चेहरा अजीब था। वह बेहद आकर्षक और साथ ही बेहद दुष्ट भी लग रहा था। कितना जवान है! इतनी कम उम्र में भी उसमें इतना मजबूत जोश है। वह इतना ताकतवर कैसे हो गया? रुको, मैंने सुना है कि हाउ यूए संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों में एक उच्च कोटि का शिष्य है जिसके पास रोग आत्मा है। उसकी तुलना किसी मनुष्य से करना भी मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, उस विशेष शिष्य की प्रतिष्ठा सर्वथा उचित है। उसकी चपलता की तकनीकें अद्भुत हैं। उसकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वह दूसरों को भी हवा में उठा सकता है, संप्रदाय के कुछ वरिष्ठों ने कहा। वह वास्तव में हाउ यूए संप्रदाय का प्रथम शिष्य था, जिसका नाम चू जानपेंग था। कुछ समय पहले यूनहाई संप्रदाय को चू जानपेंग का एक पत्र मिला था जिसमें उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने और यूनहाई संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके अलावा वह तुरंत जीवन मरण के अखाड़े में लड़ने के लिए आने को तैयार था। चू जानपेंग हाउ यूए संप्रदाय के प्रमुख शिष्य बन गए थे। अपनी प्रतिष्ठा के कारण वे यूए देश में अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे देश के 6ठे सबसे शक्तिशाली शिष्य थे। ये कहना शायद ही अतिशयोक्ति होगी कि पूरे यूनहाई संप्रदाय में कोई भी उनकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। लिंगहू हेशान चू जानपेंग से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। संप्रदाय उन्हें चुनौती देने के लिए इच्छुक नहीं था। हालांकि अगर वे स्वयं किसी को चुनौती देते तो कुल के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। प्रिय वरिष्ठजनों, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। यह मेरी शिष्या लिन कियान है। कुछ समय पहले ही वह लिंगची स्तर तक पहुंच चुकी है। इस बार मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी शिष्या लिन कियान ने सुना है कि यूनहाई के सभी शिष्य बलवान और शक्तिशाली हैं, इसलिए वह यहां आकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती है। मुझे आशा है कि आप समान शक्ति के एक मुकाबले का आयोजन करके उसे ज्ञान प्राप्ति में सहायता करेंगे। ऐसे युद्ध से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चू जानपेंग ने अपनी साथी खूबसूरत लड़की का परिचय कराया। चू जानपेंग अब भी आकर्षक और शातिर दोनों ही नजर आ रहे थे। मोशी ने मन ही मन चू जानपेंग का अपमान किया। चू जानपेंग की एक खास प्रतिष्ठा थी और उसे आसानी से नकारा नहीं जा सकता था। उसने पहले ही पत्र भेज दिया था और किसी तरह की साजिश रची थी। चेन जिंग, तुम ही हो जिसे लिन कियान से युद्ध करने के लिए चुना गया है। उसे हमारे संप्रदाय की तकनीकें दिखाओ और युद्ध के माध्यम से उसे सिखाओ। चेन जिंग 2 महीने पहले ही एक कुलीन शिष्य को हराकर लिंगची स्तर तक पहुंच चुका था। वह पहले ही लिंगची स्तर की पहली बाधा पर था। अगर वह लिन कियान को नहीं हरा सका तो यूनहाई लिंगची का कोई भी शिष्य उसे नहीं हरा पाएगा। जी एल्डर, चेन जिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह जीवन मरण के अखाड़े के बीच में जाकर लिन कियान का सामना करने चला गया। साथी साधक लिन कियान, चलिए शुरू करते हैं, चेन जिंग ने अपनी आत्मा को मुक्त करते हुए कहा। अचानक चट्टानों की एक परत ने उसके शरीर को ढक लिया। इससे वह पूरी तरह से कठोर चट्टानों से बने एक विशालकाय गोलेम राक्षस जैसा दिखने लगा। ये चेन शिंग की चट्टानी शक्ति है। न केवल उसकी रक्षा क्षमता उत्कृष्ट है बल्कि उसके हमले भी बेहद शक्तिशाली हैं। वह निश्चित रूप से बिना किसी अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता के ये मुकाबला जीत जाएगा, एक वरिष्ठ शिष्य ने आत्मविश्वास से चेन शिंग को देखते हुए कहा। हालांकि चेन जिंग विशाल चट्टानों से ढका हुआ था, फिर भी उसकी गति कम नहीं हुई थी और वह पहले की तरह ही अविश्वसनीय गति से चल रहा था। पलक झपकते ही वह लिन कियान के सामने पहुंच गया। उसने दुबली पतली और कमजोर लिन कियान की ओर मुक्का मारा, जिससे सभी को उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। बर्फ, लिन कियान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके शरीर से निकलती बर्फीली ठंडी हवा उसके आसपास की हवा को जमा देने लगी।
इस अचानक हमले ने चेनशिंग के कठोर हाथ को वहीं जमा दिया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो और आगे वार करने में असमर्थ हो गया हो। फिर अचानक लिन कियान ने अपने दोनों हाथों से चेनशिंग की मुट्ठी पकड़ ली। बर्फ चेनशिंग की बांह पर फैल गई और फिर तेजी से फैलते हुए उसके पूरे शरीर को ढक लिया। वो बर्फीली आत्मा कितनी शक्तिशाली है, उसमें वाकई जन्मजात प्रतिभा है, मोशी ने कहा। हर कोई आत्मा के साथ पैदा होता है, लेकिन अलग अलग लोगों में एक ही आत्मा की शक्ति अलग अलग होती है। आत्मा की शक्ति साधना के स्तर, प्राकृतिक गुणों, युद्ध कौशल और कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जिसके कारण साधना के लिए सही आधार के बिना इतनी शक्तिशाली बनना असंभव है। मोशी को चेनशिंग की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार उसके पास चट्टान जैसी शक्ति थी, इसलिए उसकी रक्षा क्षमता बहुत अधिक थी। आग, लिन कियान ने ठंडी आवाज में फुसफुसाया। चेनशिंग अचानक लपटों में घिर गया और उसका जमा हुआ शरीर कांपने लगा। उसका कठोर शरीर टूटने लगा, जिससे वह दिल दहला देने वाली चीख मार बैठा। उसके कठोर शरीर के टुकड़े टुकड़े होते देख सभी लोग सदमे में थे। बर्फ और आग, मोशी का चेहरा अचानक बदल गया। एक सार्वभौमिक आत्मा, यह शायद एक सार्वभौमिक आत्मा ही थी। लिन कियान की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं हार गया, चेनशिंग उदास होकर बोला, क्योंकि अब उसके पास चट्टानों से बना उसका कवच नहीं था जो उसकी रक्षा करता था। वह वापस मोशी के पास खड़ा हो गया। भीड़ में शोर मच गया। वह हार गया, वह सचमुच हार गया। यूनहाई संप्रदाय ने युद्ध के लिए एक विशिष्ट शिष्य को चुना था और वह पराजित हो गया था। वरिष्ठों के गाल शर्म से लाल हो रहे थे, उनकी बेइज्जती हो गई थी। चू जानपेंग के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, हे, जैसा कि उम्मीद थी, यूनहाई संप्रदाय द्वारा चुनी गई शिष्या बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हाओ युए संप्रदाय द्वारा चुनी गई मेरी कनिष्ठ शिष्या भी बेहद शक्तिशाली है। इस महाद्वीप में उसे हराने वाले लोग बहुत कम हैं। मैं, चू जानपेंग, यूनहाई संप्रदाय में एक उत्कृष्ट शिष्य की तलाश में था ताकि लिन कियान के साथ मार्गदर्शन का आदान प्रदान कर सकूं, लेकिन मैं मूल रूप से इसलिए आया था क्योंकि मुझे कुछ पूछना था। आपकी क्या विनती है? मोशी ने चिंतित होकर पूछा। मेरी कनिष्ठ शिष्या का एक चाचा है और उसके चाचा के बेटे का नाम लिन फेंग है। वह सचमुच पागल है। उसने अपने परिवार के कुछ बुजुर्गों का अपमान किया और अपने कुल के शिष्यों को चोट पहुंचाई। वह बस एक अहंकारी साधारण शिष्य है। मुझे आशा है कि यूनहाई संप्रदाय उसे मेरे हवाले कर देगा। मैं नहीं चाहता कि यूनहाई संप्रदाय ऐसे शिष्यों के लिए जाना जाए। मोशी ने ये शब्द सुनते ही सब कुछ समझ लिया। चू जानपेंग का इन सब घटनाओं के पीछे यही मकसद था। चू जानपेंग जानता था कि अगर उसने सीधे यूनहाई संप्रदाय के किसी सदस्य को लाने का अनुरोध किया होता तो पत्र स्वीकार कर दिया जाता, क्योंकि इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने लिन कियान से यूनहाई संप्रदाय के एक कुलीन शिष्य को पराजित करवाया और फिर शब्दों का चुनाव इस तरह किया कि लिन फेंग को सौंपने से संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। बेशक अगर मोशी ने चू जानपेंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया होता तो वह उतना दोस्ताना व्यवहार नहीं करता जितना उसने उस क्षण तक किया था। लगता है लिन कियान उसके लिए बहुत मायने रखती है, वरना वह इतनी छोटी सी बात के लिए यूनहाई संप्रदाय में नहीं आता। सर्वव्यापी आत्मा वाकई बहुत शक्तिशाली थी। यही वजह है कि वह बदला लेने के लिए यहाँ आया है। मोशी ने फैसला कर लिया था और दूसरों से कहा, जाओ और लिन फेंग को यहाँ ले आओ। ये शब्द सुनकर चू जानपेंग मुस्कुराया और लिन कियान की आंखों में मानो हत्या का भाव भर गया। लिन फेंग को पता नहीं था कि तूफानी घाटी में क्या हुआ था, क्योंकि वह अभी भी जानबू की चट्टान पर प्रशिक्षण ले रहा था। लिन फेंग तलवार की अपार ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसकी तलवार का हर वार इतना शक्तिशाली था कि एक ही वार में उसे मार सकता था और फिर वह वार कई गुना अधिक शक्तिशाली होकर लौट आता था। उसकी काली आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। वह अपनी गर्जना शक्ति का निर्बल प्रयोग कर रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक सफेद प्रकाश था और चारों ओर गरजती हुई गर्जना गूंज रही थी। ये दृश्य देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भयावह था। लिन फेंग पूरी तरह से उन्माद में था और उसने अपनी पूरी ताकत से ढोल बजाना शुरू कर दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संप्रदाय उसे ढूंढ रहा है और उसे फांसी देने के लिए ले जा रहा है। ये शुक्रवार की नियमित रिलीज है। साइट के साथ समस्याओं का सामना करने वाले सभी लोगों से माफी चाहता हूं। मैं अपने डोमेन नाम को पेन के लोली सभा पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में था। हालांकि मुझे सभा और डोमेन से संबंधित कई चीजों का अनुभव नहीं है, जिसके कारण आज सारी समस्याएं आईं। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। शनिवार को स्लेव डे इवेंट के दौरान मैं एक -3 स्पॉन्सर्ड चैप्टर रिलीज करने की कोशिश करूंगी। अगर वेबसाइट ठीक से काम करने लगी तो एक और सरप्राइज होगा। हाँ, एक बड़ा सरप्राइज होगा और कई रोमांचक मोड़ आएंगे। ज़ॉक्सो, आज कोई स्पॉन्सर्ड चैप्टर नहीं है क्योंकि दिन भर के काम और आप लोगों के लिए नियमित रूप से चैप्टर प्रकाशित करने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। उम्मीद है इससे आपकी पढ़ने की लत को थोड़ा आराम मिलेगा। कल मैं तीसरी बार गलतियों को ठीक करने के लिए प्रूफ रीडिंग करूंगी। इस बोनस चैप्टर को स्पॉन्सर करने के लिए जोसेफ जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे इस उपन्यास में इतना मग्न क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यह मेरी बेहतरीन अनुवाद क्षमता की वजह से है, न कि कहानी की वजह से। हाँ, यह मेरे स्लेव वीकेंड का पहला अध्याय है। आप में से जो लोग नहीं जानते, मैं इस दौरान सभी स्पॉन्सर्ड अध्यायों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आएगा। मैं अध्याय 20 का संपादन अभी शुरू नहीं करूंगा, जो जल्द ही प्रकाशित होगा। स्थिति $80 पर 42 प्रायोजित अध्याय। शनिवार को हम पूरी मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन अभी दिन खत्म नहीं हुआ है और रविवार बाकी है। आज मैं अधिकतम 4 अध्याय ही लिखूंगा। मजे करो, अब तो हंगामा मचने वाला है। ही ज़ॉक्सो, लिन फेंग ने अपनी सारी काली आत्मा को मुक्त कर दिया था। उसके पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था और वह हर सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। हमले बेहद शक्तिशाली हो गए थे। लिन फेंग वाकई एक असाधारण प्रतिभा था, जो 10,000 वर्षों में एक बार ही देखने को मिलती है। ऐसा लग रहा था मानो वह एक साथ 10,000 तलवारें चला रहा हो। गर्जनाओं की गड़गड़ाहट ने खाई के भीतर के पूरे वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया था। लिन फेंग अपनी प्रगति देखकर दंग रह गया। वह अनुमान लगा सकता था कि पलटवार कब और कैसे होगा। उसने ढोल बजाना एक पल के लिए भी नहीं रोका। अगर वह जरा भी रुकता तो एक ही पलटवार से निकली तलवार की ऊर्जा उसे कुचल देती। लिन फेंग ने इस तरह की स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया?
लिन फैंग के मन में हजारों विचार थे, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। लिन फैंग ने पहले कभी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न नहीं की थी, तो उसकी वापस लौटी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि लिंची स्तर तक पहुंच चुके साधक के लिए भी इतना शक्तिशाली हमला करना मुश्किल होता है। जब से मैंने गर्जनापूर्ण गरज कौशल का उपयोग करना शुरू किया है, प्रत्येक हमले से ऊर्जा संचित होती जा रही है और तलवार की शक्ति बढ़ती जा रही है। इसी कारण यह इतनी जबरदस्त शक्ति तक पहुंच गई है। लिन फैंग ने हर जवाबी हमले से बचते हुए सोचा। तलवार ची एक अज्ञात शक्ति में परिवर्तित हो गई थी, एक ऐसी शक्ति जो अजेय प्रतीत होती थी। हानिमान भले ही 8वें ची स्तर तक ही पहुंचा था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने अपने पैरों के नीचे की धरती के साथ पुनर्तः एकाग्र हो गया हो। धरती उसे अपनी शक्ति प्रदान कर रही थी। धरती की शक्ति और अपनी क्षमताओं के संयोजन के कारण ही वह 3 मुखों की लड़ाई में 9वें ची स्तर के साधकों को हराने में सक्षम हुआ और यहाँ तक कि उस शिष्य को घायल भी कर दिया। लिन फैंग को अचानक हानमान और 9वें ची स्तर के साधक के बीच हुई लड़ाई याद आ गई, जिससे उसे एक शानदार विचार आया। उसने पहले सोचा था कि हानमान पृथ्वी की शक्ति का उपयोग इसलिए कर सकता है क्योंकि उसकी आत्मा पृथ्वी की आत्मा थी, लेकिन लिन फैंग को एहसास हुआ कि यह सोच गलत थी। ये शक्ति हर समय हमारे चारों ओर मौजूद है और कोई भी इस शक्ति का उपयोग अपने लिए कर सकता है। जब भी उसने ड्रमों पर हमला करने के लिए 9 हैवी वेव्स का इस्तेमाल किया, ड्रमों ने पलटवार किया। जब भी उसने ड्रमों पर हमला करने के लिए रोरिंग थंडर का इस्तेमाल किया, ड्रमों ने पलटवार किया। लिन फैंग को यह एहसास हो गया था कि अगर 8 ढोलों में आक्रमण करने की क्षमता नहीं होती, तो 9 भारी लहरें ढोलों से टकराकर वापस लिन फैंग पर आ गिरती, तो यह आक्रमण की शक्ति के कारण होता। अगर गर्जना ढोलों से टकराकर वापस लिन फैंग पर आ गिरती, तो यह उसकी गर्जना कौशल की शक्ति के कारण होता। वाह शक्ति! लिन फैंग के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसने अचानक तलवार चलाने का अपना तरीका बदल दिया और उसके हर हमले में पहले से कहीं अधिक कुशलता और सुंदरता आ गई। उसकी तलवारबाजी में एक अलग ही आकर्षण आ गया था और हालांकि उसकी हर चाल में बेजोड़ कौशल की आवश्यकता होती थी, लेकिन लिन फैंग के लिए वह सांस लेने जितना आसान लगता था। तूफानी घाटी में जीवन और मृत्यु के अखाड़े में अचानक आकाश से लोगों का एक समूह आता हुआ दिखाई दिया। जब घाटी में मौजूद भीड़ ने इन लोगों को देखा, तो यूनहाई संप्रदाय के सभी लोगों ने उन्हें अत्यंत आदर से देखा। हालांकि उनके मन में कुछ घबराहट और घटनाक्रम को लेकर हैरानी भी थी। चू जानपेंग देश के 8 अधिकारियों में से एक थे, लेकिन यूनहाई संप्रदाय के कुलपति का अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान था, भले ही दोनों संप्रदायों का दर्जा लगभग समान था। वे संप्रदाय के महान नेता थे, जिसके कारण यूनहाई संप्रदाय के सभी वरिष्ठ उनके आगमन से चिंतित थे। कुलपति, महान बुजुर्ग, यूनहाई संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य ने एक ही समय में झुककर दोनों विशेष मेजबानों का अभिवादन किया। कुलपति नानगोंग और महान बुजुर्ग मोको चू जानपेंग का नमस्कार। चू जानपेंग ने उन दोनों से कहा, जो शांतिपूर्वक थोड़ा झुककर उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसे आकर्षक बना रही थी, लेकिन साथ ही उसके कपटपूर्ण इरादों को भी उजागर कर रही थी। युवा गुरु चू जानपेंग, आप आजकल कैसे हैं? नानगोंग लिंग ने चू जानपेंग की ओर देखते हुए सिर हिलाया। नानगोंग लिंग अधेड़ उम्र के थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी युवावस्था के निशान थे और वे कनिष्ठ गुरु के सामने आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। उनकी युवावस्था से पता चलता था कि उन्होंने साधना के मार्ग पर अधिकांश लोगों की तुलना में कम समय बिताया था, फिर भी उनमें परिपक्वता थी। नानगोंग लिंग यूनहाई संप्रदाय के इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के कुलपति हैं। हालांकि आप अभी मेरे पिता जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन अगर हमें लड़ना पड़ा तो मुझ पर बहुत दबाव होगा और परिणाम अनिश्चित होगा। इतनी कम उम्र में आपकी शक्ति असाधारण है, चू जानपेंग ने शांत भाव से कहा। वह मन ही मन नानगोंग लिंग से प्रभावित थे। नानगोंग लिंग पिछले 100 वर्षों में यूनहाई संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्य थे। वे केवल 40 वर्ष की आयु में यूनहाई संप्रदाय के कुलपति बन गए थे। उनकी ख्याति साधना जगत में सर्वविदित थी। मेरे पिता इन दिनों पहले से कहीं अधिक स्वस्थ हैं। जब आपने उन्हें आखिरी बार देखा था, उन्होंने मुझे यूनहाई संप्रदाय में आने से पहले आपको नमस्कार करने के लिए भी कहा था। चू जानपेंग के पिता वास्तव में हाओ यूए संप्रदाय के कुलपति थे। नानगोंग लिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मोशी, चू जानपेंग यहाँ मेहमान बनकर आया है, तुम उसे कैसे खड़े रहने दे सकते हो? महान चू जानपेंग यूनहाई संप्रदाय में इसलिए आए हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम उन्हें अपने एक साधारण शिष्य लिन फैंग को सौंप दें। मोशी ने समझाते हुए कहा। एक साधारण शिष्य की वजह से? नानगोंग लिंग ने चिढ़कर भौहें चढ़ाते हुए पूछा। चू जानपेंग ने मोशी की बात काटते हुए तुरंत कहा, कुलपति नानगोंग लिंग, लिन फैंग इस कनिष्ठ शिष्य के चाचा का पुत्र है। वह युवक बड़ों और श्रेष्ठों का अनादर करता है। उसने अपने एक चचेरे भाई को चोट पहुंचाई है। उसने मेरी कनिष्ठ शिष्या के पिता, अपने चाचा का भी अपमान किया है। इसलिए मेरी कनिष्ठ शिष्या उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने आई है। चू जानपेंग यूनहाई संप्रदाय के महान बुजुर्गों और कुलपति का सामना कर रहा था, इसलिए वह अपने शब्दों में अतिशयोक्ति न करने के लिए सतर्क था, अन्यथा उसकी जान को खतरा हो सकता था। वह चाहता था कि नानगोंग लिंग उसका अनुरोध स्वीकार कर ले, इसलिए वह विनम्र और शांत लहजे में बात कर रहा था। हालांकि नानगोंग लिंग उस तरह का व्यक्ति नहीं था और वह सब कुछ भली भांति समझ गया था। मोशी, तुम इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हो? नानगोंग लिंग ने पूछा। मोशी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपके से नानगोंग लिंग के बगल में खड़े एक महान बुजुर्ग की ओर देखा। वह बच्चा जो अपने बड़ों और श्रेष्ठों का अनादर करता है, दोषी है। उसे संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। मोशी ने संभल कर बात की। अगर वह सीधे सीधे कह देता कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए लिन फैंग को चू जानपेंग के हवाले कर देगा, तो नानगोंग लिंग जरूर नाराज हो जाती। आखिर लिन फैंग अभी भी यूनहाई संप्रदाय का शिष्य था। भला वह अपने किसी शिष्य को बिना सवाल किए हाओ यूए संप्रदाय के हवाले कैसे कर सकता था? लेकिन लिन फैंग को संप्रदाय से निकालने की बात कहने का मतलब यह था कि इसके बाद जो भी होगा उसका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि लिन फैंग अब शिष्य नहीं रहेगा। भला मोशी अपने ही साधारण शिष्य यानी खुद उसकी इज्जत के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता था? नानगोंग लिंग भौहें चढ़ाकर सिर हिला रहा था। वह मोशी के शब्दों का सही अर्थ समझ गया था। नानगोंग लिंग स्वेच्छा से अपने किसी भी शिष्य को नहीं सौंपेगा। कुलपति जी, उसका व्यवहार हमारे संप्रदाय और उसकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है।
यदि वह यूनहाई संप्रदाय में रहा तो भविष्य में विपत्ति आ जाएगी। मोशी आपसे विनती करता है कि संप्रदाय के अन्य शिष्यों के कल्याण के लिए आप उस शिष्य को निष्कासित कर दें। संप्रदाय के एक महान वरिष्ठ सदस्य मोकांगलैन ने कहा। उनके आसपास मौजूद सभी लोग स्थिति को भलीभांति समझ चुके थे, कोई न कोई हल निकालना ही था। मोकांगलैन, जो कि एक महान बुजुर्ग थे, संप्रदाय में नियमों को लागू करने के प्रभारी भी थे। संप्रदाय में उनका पद अत्यंत उच्च था। वे मोशी के पिता भी थे। उनके कहे के बाद यह आसानी से समझा जा सकता था कि लिन फैंग के लिए इसके क्या परिणाम होंगे। साधारण शिष्य नानगोंगलिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। वह मन ही मन चौंक गया था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। वह मोशी के फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन मोकांगलैन संप्रदाय का एक प्रमुख व्यक्ति था। नानगोंगलिंग एक साधारण शिष्य की वजह से मोकांगलैन को अपमानित नहीं कर सकता था। लिन फैंग को त्यागना ही एकमात्र उपाय था। उस समय नानगोंगलिंग सहमत होने ही वाली थी। गोंग, एक गहरी रूह कंपा देने वाली आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे पहाड़ों में गूंज रही हो। हर कंपन से वहां मौजूद सभी लोग हल्के से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग में देवता युद्ध के लिए निकल पड़े हों और ये उनके युद्ध के ढोल हों। सारी भीड़ अचंभित थी। इतनी तेज और भयानक आवाज कहां से आए? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज किस वजह से आई है। यूनहाई संप्रदाय के मुखिया नानगोंगलिंग की रीढ़ की हड्डी में से हरन दौड़ गई और उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। ये जानबू की चट्टान पर बज रहे ढोलों की आवाज थी। मोकांगलैन आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। उसने दूर एक पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। उस पर्वत श्रृंखला में एक गहरी खाई थी। उस लटकती हुई चट्टान पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें 8 ढोल रखे थे। 100 साल से भी अधिक समय से उन ढोलों से एक भी ध्वनि नहीं निकली थी। घूमते हुए ढोल की एक और आवाज सुनाई दी, मानो वह सर्वोच्च आकाश से नीचे आ रही हो। ये दूसरा ढोल है। असंभव। नानगोंगलिंग को अपनी सुनी हुई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही थी। केवल सबसे प्रतिभाशाली और बलवान शिष्य, जिन्हें विलक्षण प्रतिभा वाले कहा जाता है, कि ढोल से ध्वनि निकाल सकते थे। वे ये घोषणा करने के लिए उत्सुक थे कि यूनहाई संप्रदाय को एक असाधारण शिष्य मिला है जो विलक्षण प्रतिभाओं में भी एक सच्चा विलक्षण प्रतिभा वाला है। चूजानपेंग के साथ जो कुछ हुआ था उससे नानगोंगलिंग का मूड ठीक नहीं था। यूनहाई संप्रदाय जैसे विशाल संप्रदाय में एक शिष्य की वजह से ऐसी स्थिति में होना शर्मनाक था। लेकिन उस समय नानगोंगलिंग उन घटनाओं को भूल गया था और अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। 100 साल से भी अधिक समय से ढोल की थाप सुनाई नहीं दी थी। अब उसने 2 बार ढोल की थाप सुनी थी। मुझे नहीं पता वो शिष्य कौन है। अविश्वसनीय रूप से उसने झांगू की खाई की परीक्षा पास कर ली। नानगोंगलिंग ने कहा। वह खुद से पूछ रहा था कि परीक्षा किसने पास की। वह चूजानपेंग वाली घटना को पूरी तरह भूल चुका था। गोंगग, नानगोंगलिंग भी आकाश की ओर देख रही थी। स्कूल का इतिहास 1000 साल पुराना था और 300 वर्षों से ढोल की 3 थापों की आवाजें सुनाई नहीं दी थीं। वाह! नानगोंगलिंग गहरी सांसें ले रहा था और अपनी उत्तेजना को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। संप्रदाय का मुखिया इतना युवा था, फिर भी अपनी पीढ़ी में वह संप्रदाय को अभूतपूर्व गौरव दिलाएगा। झांगू की चट्टान से आती ढोल की आवाज ने यूनहाई संप्रदाय के सदस्यों को अभूतपूर्व रूप से चौंका दिया था। हर बार जब उन्हें लगता कि ढोल की आवाज बंद हो जाएगी तो दूसरी आवाज सुनाई देती थी। 7वें ढोल की ध्वनि सुनाई देते ही यूनहाई संप्रदाय के सदस्य शांत हो गए। संप्रदाय में छाए पूर्ण सन्नाटे में केवल ढोल की थाप से उत्पन्न शुद्ध ध्वनि ही शेष रह गई थी। यूनहाई संप्रदाय में अभी भी असमंजस का माहौल था, लेकिन कई लोगों को संप्रदाय पर सौभाग्य आने का आभास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा में कंपन और उन ढोलों की ध्वनि ही ब्रह्मांड में एकमात्र बची हुई चीज हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरा यूनहाई संप्रदाय और यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड उन ढोलों की शक्ति से घिरा हुआ हो। नानगोंगलिंग पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। वह अचंभित चेहरे के साथ दूर खाई की ओर देख रहा था। नानगोंगलिंग के वस्त्र हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसकी ओर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसके आसपास खड़े सभी लोग, मोकांगलैन, मोशी, यूनहाई संप्रदाय के शिष्य, लिनकियान और यहाँ तक कि चूजानपेंग भी दूर देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उस पर्वत पर कोई देवता अपने जन्म की घोषणा करते हुए युद्ध का ढोल बजा रहा हो। एक नए युद्ध देवता का अवतरण हो चुका था। पर्वतों में स्थित गुफा के अंदर काले लबादे में लिपटा बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया और लटकती हुई चट्टान को थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर और सम्मानजनक भाव थे। काले लबादे में लिपटा वह बूढ़ा व्यक्ति रसातल की खाई की रक्षा करता था, जो यूनहाई संप्रदाय के लिए एक पवित्र स्थान था। हालांकि बहुत कम लोग उसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। संप्रदाय के कुलपति नानगोंगलिंग जब इस बुजुर्ग को देखते थे तो आदरपूर्वक सिर झुकाते थे। बूढ़े व्यक्ति ने देखा था कि लिन फैंग केवल 8वें स्तर पर था और उसकी आत्मा काफी कमजोर थी, इसलिए उसने उसे उस मार्ग से भेजा जो सबसे कठिन परीक्षा वाले खाई की ओर जाता था, इस उम्मीद में कि परीक्षा की कठिनाइयों का सामना करने के बाद लिन फैंग सुरक्षित वापस लौट आएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन परिस्थितियों में केवल 8वें स्तर का एक शिष्य कमजोर नाग आत्मा का उपयोग करते हुए उस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाला पहला व्यक्ति होगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि ढोल की थाप की आवाज काफी देर तक हवा में गूंजती रही और पूरा यूनहाई संप्रदाय उस ध्वनि में लीन हो गया। ढोल की 7वीं थाप भी सुनाई दे चुकी थी। यूनहान संप्रदाय के 1000 साल के इतिहास में ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ था। किसी ने भी ढोल को इतनी बार बजाने में कामयाबी हासिल नहीं की थी और उससे भी बढ़कर उसकी ध्वनि इतनी प्रभावशाली कभी नहीं हुई थी। बूढ़ा व्यक्ति झांगू की चट्टान की ओर जाने वाले मार्ग में प्रवेश कर गया। वह पहले की तरह ही सम्मानपूर्ण और गंभीर भाव से सीढ़ियां चढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह ढोल की 8वीं थाप की ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहा हो। उस समय तलवार की ऊर्जा पूरे वातावरण में व्याप्त थी और एक अज्ञात शक्ति का निर्माण कर रही थी, लेकिन अब वह व्यवस्थित नहीं थी। वह लिन फैंग के उस हाथ का अनुसरण कर रही थी जिसमें उसने अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी थी। उस क्षण लिन फैंग अजेय प्रतीत हो रहा था। तलवार की शक्ति वह हर जगह पाई जा सकती है। लिन फैंग मुस्कुराते हुए सोच रहा था, ये ढोल वाकई अद्भुत थे। हर प्रहार में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ढोल एक शक्तिशाली प्रतिबल उत्पन्न कर सके जिससे ध्वनि उत्पन्न हो सके। लिन फैंग ठीक यही कर रहा था। वह वातावरण में तलवार की शक्ति बढ़ाने के लिए और अधिक शक्तिशाली प्रहार कर रहा था ताकि ढोलों पर प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न कर सके। मैंने ढोल 7 बार बजा दिए हैं, चलिए एक आखिरी बार बजाते हैं।
कुल मिलाकर 8 ढोलों की 8 थापें होंगी। आखिरी थाप एकदम सही होनी चाहिए और मैं जानबू की खाई की परीक्षा पास कर लूंगा। फिर मुझे उस बड़े गुरु का शुक्रिया अदा करना होगा, लिन फेंग ने कहा। उस समय लिन फेंग को लगा कि यह वास्तव में खाई के भीतर स्वर्ग पर्वत पर सबसे आसान परीक्षा थी और बड़े गुरु ने सचमुच उसकी विनती पर नरमी बरती थी। उसने अपने हाथ में अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी थी और पूरा वातावरण उसकी तलवार के साथ विलीन हो रहा था और अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ढोल बजने लगे। लिन फेंग ने चिल्लाकर कहा। तलवार की ऊर्जा एक चमकदार रोशनी में बदल गई और ढोल आखिरी बार बजने लगे। गो, अब मुझे हान मान को ठीक करने वाली कुछ गोलियां मिल जानी चाहिए। हालांकि लिन फेंग थका हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। खाई के विशाल पत्थर के दरवाजे खुल गए। दरवाजे के अंदर एक परछाई दिखाई दी। ये वही बुरा आदमी था जिसने काले लिबादे में उसे इस मुकदमे की ओर इशारा किया था। बूढ़े आदमी को पहचानते हुए और उस परिचित काले लिबादे को याद करते हुए लिन फेंग संघर्ष करते हुए एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर उसने बूढ़े आदमी से कहा, बुजुर्ग, क्या मैं आखिरकार परीक्षा में सफल हो गया? क्या मुझे अपने दोस्त के लिए आवश्यक गोलियां मिल पाएंगी? बूढ़े व्यक्ति ने लिन फेंग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह पूरी तरह से अचंभित लग रहा था। उसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। लिन फेंग को पता नहीं था कि उसने क्या किया है, लेकिन शायद उसने इस आदरणीय बुजुर्ग को नाराज कर दिया था। वह कोई अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने के उद्देश्य से नहीं आया था। वह तो बस अपने घायल मित्र के लिए दवा लेने आया था और संप्रदाय में अपनी उपलब्धियों की उसे कोई परवाह नहीं थी। अगर उसके पास अपने पद और शक्ति को साझा करने के लिए मित्र ही न हो तो उनका कोई महत्व नहीं। बिल्कुल कर सकते हो, काले लबादे वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अज्ञात जादुई गोलियों से भरा एक जार निकाला और लिन फेंग की ओर फेंकते हुए कहा, इसमें कुछ इलाज करने वाली गोलियां हैं। एक गोली ही तुम्हारे दोस्त को पूरी तरह ठीक करने के लिए काफी है। बाकी का इस्तेमाल तुम खुद करोगे। ये गोलियां कीमती हैं और तुम्हें भविष्य में इनकी जरूरत पड़ सकती है। धन्यवाद आदरणीय बुजुर्ग। लिन फेंग आश्चर्यचकित था। बूढ़े व्यक्ति के अनुसार हानमान के घावों को ठीक करने के लिए एक गोली ही काफी थी। ऐसी गोली तो बेहद कीमती और मूल्यवान थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे पूरी एक डिब्बी दे दी थी। बूढ़े व्यक्ति की प्रतिष्ठा और शक्ति को समझते हुए लिन फेंग जानता था कि बूढ़े व्यक्ति उसे बेवकूफ नहीं बना रहे थे, लेकिन वह सोच रहा था कि इतने आसान परीक्षण के लिए वे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तुमने परीक्षा पास कर ली है, इसलिए तुम इसके हकदार हो, लेकिन ये याद रखना कि जानबू की खाई की परीक्षा पास करने की बात किसी को मत बताना। बूढ़े ने लिन फेंग को समझाया। लिन फेंग अभी केवल 8वीं ची परत तक ही पहुंचा था और 8 ढोल की थापें निकालने में कामयाब रहा था। लिन फेंग ने ये कैसे किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनहाई संप्रदाय के पूरे इतिहास में उसकी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बूढ़े ने आशा जताई कि लिन फेंग अपनी पूरी प्रतिभा को निखारने से पहले किसी बुरे व्यक्ति की नज़र में न आ जाए। यूनहाई संप्रदाय समेत ज़ुयुए देश में कुछ ऐसे लोग थे जो गुप्त रूप से बेहद कुशल और प्रतिभाशाली शिष्यों को सत्ता हासिल करने से पहले ही मार डालते थे। प्रतिभावान लोगों से ईर्ष्या होना कोई असामान्य बात नहीं थी। आज संप्रदाय के पूरे क्षेत्र में ढोल की आवाज़ गूंज रही थी, जिससे संभवतः वह संप्रदाय के भीतर सबसे बड़ा निशाना बन जाएगा। बेहतर होगा कि वह चुपचाप रहे और कोई परेशानी न खड़ी करे, फिर कुछ वर्षों बाद वह चमक उठेगा, अन्यथा उसका रास्ता सचमुच खूनी होगा। ठीक है, लिन फेंग को यह स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया कि काले लिबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिर हिलाया। काले लिबादे में लिपटे बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और दूर देखा। रक्षक बेई, उसे वापस ले जाओ। लिन फेंग दंग रह गया। यहाँ तो बस खतरनाक चट्टानें और गहरी खायां थीं। चारों ओर देखने पर दूर दूर तक नजर आती थी और जाहिर तौर पर आसपास कोई और नहीं था। जाहिर है वह बूढ़ा आदमी हवा से बात नहीं कर रहा होगा। ठीक है पुराने दोस्त, चलो वापस चलते हैं। दूर पहाड़ों के बीच से एक आवाज आई। लिन फेंग ने सिर उठाया और देखा कि कोई आसमान से नीचे गिर रहा है। इस बूढ़े आदमी का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था और उसके 2 विशाल पंख थे, सपनों जैसे बर्फ जैसे सफेद पंख। वे सारस के पंखों जैसे दिख रहे थे। यह एक सारस आत्मा थी। शक्तिशाली साधक उड़ सकते हैं और वे लोगों को आकाश में ले जा सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूनहाई संप्रदाय में ऐसे साधक होंगे। लिन फेंग को यह दृश्य बेहद रोमांचक लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो और वह न तो स्थिर रह पा रहा था और न ही हिल पा रहा था। हवा में रेत और छोटे छोटे पत्थर उड़ रहे थे। सारस जैसी आकृति लटकती हुई चट्टान पर उतरी। लिन फेंग उसे घूर रहा था। ये वही था। लिन फेंग उस व्यक्ति को पहचानता था जो प्रकट हुआ था। वह शिंगचेन पवेलियन का बूढ़ा व्यक्ति था। वह अभी भी सुस्त और उपेक्षित लग रहा था। वह पिछली बार जैसा ही दिख रहा था, लेकिन इस बार उसकी पीठ पर विशाल पंख लगे हुए थे। शिंगचेन मंडप की रक्षा का जिम्मा संभालने वाला बुजुर्ग व्यक्ति, जैसा कि उम्मीद थी, बिल्कुल भी साधारण नहीं था। लिन फेंग ने मन ही मन विश्वास से कहा, युवक, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। मेरा एक पुराना मित्र यूनहाई संप्रदाय के रक्षकों में से एक है। तुम उसे रक्षक कौन कह सकते हो। मैं भी यूनहाई संप्रदाय का रक्षक हूँ और तुम मुझे रक्षक बेई कह सकते हो। बूढ़े व्यक्ति का मिजाज विशेष रूप से अच्छा लग रहा था। संप्रदाय के रक्षकों का पदक्रम में असाधारण स्थान होता है, इतना कि यदि संप्रदाय का मुखिया भी उन्हें देख ले तो वह अभद्रता करने का साहस नहीं करेगा। जो लोग रक्षक बने उन्होंने संप्रदाय के प्रति अत्यंत भक्ति और निष्ठा दिखाई। उनकी क्षमताएं अन्य शिष्यों से कहीं अधिक थीं। उन्हें केवल संप्रदाय की ही चिंता थी। उनके मन में बस यही एक बात थी, भला रक्षक बेई को लिन फेंग के जानबू की खाई की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रसन्नता क्यों न होती। रक्षक बेई, रक्षक कौन। लिन फेंग उन दोनों बुजुर्गों को देखकर मुस्कुरा रहा था। संप्रदाय के 2 रक्षक, वे शायद संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली साधकों में से थे। रक्षक कौन ने चुपचाप सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वह गुफा में वापस चला गया। उसका शरीर गलियारे के अंधेरे में गायब हो गया। मेरा पुराना दोस्त हर दिन इस गुफा में समय बिताता है। उसका कई दिनों तक चुप रहना आम बात है। वह वैसे भी ज्यादा बोलता नहीं था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। रक्षक बेई ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उन्होंने लिन फेंग से कहा, हम भी जा रहे हैं। सारस की आत्मा क्षण भर के लिए प्रकट हुई। उसके पंख हवा में फड़फड़ाते हुए तूफान जैसा आभास दे रहे थे।
लिन फैंग को बस इतना महसूस हो रहा था कि उसका शरीर किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा निर्देशित होकर हवा में उड़ रहा है। उसके पैरों के नीचे कुछ नहीं था, बस दूर जमीन थी। लिन फैंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। पिछली दुनिया में तकनीक की सहायता के बिना इस तरह हवा में उड़ना असंभव होता। हालांकि 9 बादलों के महाद्वीप में अत्यधिक शक्ति और सामर्थ्य ने कुछ साधकों को ऊपर से दुनिया को देखने में सक्षम बनाया।